मैं आपको देखता था आपके सारे लाइव वाइव जितने भी आप आते हो उसमें बहुत सीरियस रहते हो, ऐसे हेडफ़ोन लगा लोगे। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? हुँ। नहीं वो तो मैं समझ गया पर तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? तो मैंने कहा ये पर अजय प्रशांत के बारे में ये फ़िल्टर मैं कभी अप्लाई नहीं कर पाया। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रैशनलिस्ट हैं, कि वो नास्तिक हैं, कि वो भगवान को मानते हैं, नहीं मानते, कि वो तो मैं अगर पॉर्न देखता हुआ पकड़ा गया ना, तो मैं बच जाऊँगा। पर मैं किताब देखता पकड़ा गया ना, मैं कभी नहीं पढ़ता उनके सामने। सो भैया राइट। कैसे हो? सही हूँ कैसे सर, हो? सही हूँ। सही हूँ, सही हूँ। मैं आपसे थोड़ा-सा नाराज़ तो हूँ यार, पता है? किस लिए? आपको मैंने इतना प्यारा ईमेल लिखा, मैं राइटर नहीं हूँ, आप राइटर हो। मैंने बहुत सोचा, समझा, बार-बार लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ और मुझे रिप्लाई क्या आता है? हाय रवि, व्हाट डे एंड व्हाट टाइम मतलब एक थैंक यू तक नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी कि भाई ये हम लो लोग मेरी पहले बैंक बात कर डिटेल। चुके थे। मुझे लगा कि हम लोग वो कन्वर्सेशन का फर्स्ट हाफ पहले कर चुके थे यूट्यूब के कमेंट्स में। मतलब या तो तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा था या तो कुछ और हुआ था। मुझे लगा हम बात कर चुके थे। आप पैरेलल यूनिवर्स में मिले होंगे मेरे से, यहाँ आपने मेरी कोई बात नहीं हुई है आपसे। नहीं, मैंने तुम्हारे एक वीडियो पे कमेंट डाला था शायद। ओह शिट! नहीं, वो मैंने किसी और का डाला था और उसी दिन हाँ, उसी दिन मैंने तुम्हारा वीडियो और किसी और का वीडियो भी शेयर किया था और एंड आई गॉट कन्फ्यूज़्ड बिटवीन द 2 ऑफ यू। मेरा एक्सपोज़ किया था मैंने आपको एक वीडियो में। हाँ, 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 याद है मुझे। हाँ, फिर आपने वो उसको शेयर किया था तो मैंने इंस्टाग्राम पे डीएम शेयर किया किया था था आपको। मैंने। फिर हाँ, मैंने डीएम किया था कि थैंक यू सो मच और हाँ। मुझे पता था आप डीएम हाँ, तो चेक वी करने डिड वाले टॉक। हो नहीं। या सी वी डिड टॉक। हमारी बात नहीं हुई है यार आप चलो तुमने मुझे कोई नहीं अब डीएम भेजा, तो हाँ, मैंने डीएम का रिप्लाई नहीं दिया था? नहीं करा आप भाई अब नहीं करते, आप बड़े क्रिएटर हो गए हो आप। नहीं, ऑनेस्टली ऐसा नहीं है। मैं मेरे जो फ़िल्टर्स हैं ना, यू कैन इमेजिन हाँ, किस प्रकार की गालियाँ वगैरह पड़ती होंगी। हुँ, मेरे फ़िल्टर्स मैक्स पे सेट हैं। तो किसी पोस्ट पे लोगों को दिखेगा इस पे 2000 कमेंट है, वो क्लिक करेगा उसको सिर्फ़ 200 कमेंट दिखेंगे। इमेजिन अच्छा। द काइंड ऑफ बुलशिट आई गेट। सो कई बार फ़ॉल्स पॉज़िटिव भी हो जाता है, कुछ अच्छे वाले मैसेज भी गायब हो जाते हैं। बट इट्स नॉट बिकॉज़ कोई बड़ा क्रिएटर हो गया है कुछ। अभी भी वक़्त है, आप थैंक यू बोल सकते हो मुझे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। अरे नहीं यार, मैं बस थोड़ा सीरियस नहीं हूँ। भाई आप मतलब ये मत लेना। आप मैरिड हो एक मैं नहीं, अकेले रहते हो? नहीं, ओके, ठीक है। मतलब ठीक है, घर पे रहते हो। मतलब शादी क्यों नहीं हुई अभी तक मतलब करी नहीं या फिर मन नहीं था? करी नहीं है। मैं शुरू से मेरा जो प्रोफ़ेशनल आउटलुक है ना, वो मतलब हाँ, 2-2 साल मैं नौकरियाँ छोड़ता था और फिर अच्छा, मुझे लगा कि किसी और को इस लाइफ़ में घसीटना उसके प्रति अच्छा नहीं होगा। तो मैंने अपने अनस्टेबल लाइफ़स्टाइल को किसी और पर इम्पोज़ करने की जगह ये सोचा कि अगर लाइफ़ ऐसे मज़े में बीत रही है, तो बीतने दो, कोई बात नहीं है। ओके। मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद आप ना आपको रिश्ते आते होंगे और लड़की वाले जब बोलते होंगे कि भाई देखो हमारी लड़की ना बहुत सुशील है, संस्कारी है। आपके मुँह से निकल जाता होगा भाई मैं नहीं मानता एविडेंस दिखाओ। नहीं बस। ऑनेस्टली ये सवाल लोग पूछते हैं और मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि ये पर्सनल मैटर है। पर मैं शादी को लेकर कभी एक्साइटेड नहीं था। मेरे जितने भी दोस्त वगैरह हैं, पहचान वाले हैं जिन्होंने शादी की है, उनमें से शायद 5% खुश हैं। जो बाकी के हैं, वो या तो एक दुःख भरी शादी में हैं, या तो उनकी शादी अब रही नहीं, या तो वो शादी टूटने के बाद दूसरी शादी करके अब दूसरी शादी से दुखी हैं। और मुझे शादी का जो ये पूरा एंटरप्राइज़ है, यही मुझे मतलब जिसको करनी है करो भैया, मैं ऑब्वियसली किसी को एडवाइस नहीं दे रहा। पर मुझे कभी लगा नहीं कि मेरे लिए सूटेबल है। मैं भी आपकी तरह सोचता हूँ कि मतलब हुँ, अभी हुँ। मेरी उम्र हो गई है, मैं उम्र नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज़ करूँगा बट कि घर वाले बोलते हैं शादी कर ले, ये कर ले या फिर कब करेगा? तेरे दोस्त वगैरह हुँ। कर रहे हैं, उनके तो बच्चे तक होने लग गए हैं एक्चुअली में। हुँ, हुँ। बट मैं भी आपकी तरह ही सोच है मेरी कि यार मैं हुँ, ना या मुझे लगता है अगर मेरी शादी हुई ना, तो हुँ। 1 महीने में या तो मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाएगा या फिर डिवोर्स का केस हो जाएगा। फिर क्यों डोमेस्टिक मतलब वायलेंस का केस क्यों होगा? तुम हिंसक अरे हो क्या? अरे जोक मार रहा हूँ यार, प्लीज़ यार, इतना अच्छा, अच्छा, सीरियसली अच्छा। मत लो। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना मतलब नहीं सँभाल पाऊँगा यार, मैं खुद को नहीं सँभाल पाता अभी। तो मैं सामने वाले की काश रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं का ले सकता। मुझे कई बार लगता है काश और ज़्यादा लोग ऐसे सोचते। मतलब हम लोग कभी-कभी कहते हैं ना वोट देने से पहले जो लोग मतलब वोटिंग का अधिकार देने से पहले लोगों को एक एजुकेशन बेसिक होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन कितनी है वगैरह-वगैरह। मुझे लगता है हुँ, शादी करने से पहले और बच्चे करने से पहले भी लोगों को कम से कम इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ भारत में कम से कम शादी एक सोशल ऑब्लिगेशन है। हुँ, यानी 12 बज गया मुझे खाना खाने चलना है। मुझे भूख लगे ना लगे लंच करना ही है। ये वैसे ही हुँ, है। हुँ, अच्छा हुँ, ये उम्र हो गई अब हुँ। शादी कर ले।
किसी-किसी हुँ, कोई-कोई मैच्योर नहीं होते यार। कोई-कोई मैच्योर नहीं होते, बिल्कुल। कोई-कोई रेडी नहीं होती, किसी-किसी की इच्छा नहीं होती, किसी कोई-कोई शादी करते हैं, फिर पछताते हैं, फिर मेरा एक दोस्त था, उसकी शादी हुई, हुँ, फिर किसी गड़बड़ की वजह से शादी टूटी, हुँ, मतलब डिवोर्स हुआ उसका, राइट? तो वो मुझे फ़ोन हुँ, करता है और बोलता है कि वो मुझे फ़ोन करता है और मुझे पता था उसकी शादी टूट गई, तो मैंने उसको पहले से मतलब ये करना शुरू किया, मतलब मोटिवेट मोटिवेशनल करना। स्पीच देनी शुरू कर दी। मैं बोला, "अरे यार, हाँ। शादी से कुछ नहीं होता, पता नहीं शायद तू यू गॉट ऑफ ईज़ी, जल्दी टूट गई, और साल बीते तो और ज़्यादा दुखी होता।" एंड ही सेज़, "अरे सुन, मैंने दूसरी शादी कर ली है।" भाई जितने टाइम में मेरे पास खबर आई और मैं मेंटली प्रिपेयर हुआ कि इसको समझा दूँ, वो दूसरी शादी भी कर चुका था। एडिक्शन लगा हुआ है लोगों को शादी का, और मुझे मैं पीता नहीं हूँ, स्मोक नहीं करता हूँ और शादी भी नहीं करता हूँ। मुझे नहीं करनी उसमें। थोड़ी-सी तो कर लेते हैं यार शादी, थोड़ी-सी शादी। लाइफ में एक बार करनी चाहिए। हाँ, वैसे बोलते हैं हाँ। लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी आपने सही कहा ये जो कि हम हर चीज़ें सीखते हैं। हमें पेरेंटिंग भी सिखानी चाहिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब बंदा शादी करे ना, तो मैरिज सर्टिफ़िकेट देते हैं शायद, है ना? होता है हुँ, मैरिज सर्टिफ़िकेट कुछ। तो हुँ, उसके उसको जभी देना चाहिए जब 3 महीने पता नहीं है बच्चे करने का प्लान करे तो करे वो अलग बात है, पर 3 महीने का एक पेरेंटिंग कोर्स होना चाहिए और हुँ, वो काउंसलर बैठने चाहिए, उनके साथ वो बताना चाहिए कि कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है आपको बच्चों के लिए हुँ, या हुँ, फिर जो भी है ना? मतलब कुछ अगर आपके अंदर कमियाँ भी हैं, अगर कुछ ट्रॉमाज़ हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज़ उनको ठीक किया जाए, उनके ऊपर क वर्क किया जाए, ये सब बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तब हुँ। शायद जो फैमिली है ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है सोसाइटी की। अगर वही टूट जाएगी तो यार सोसाइटी तो उसका फैब्रिक तो खराब होगा ही ना। तो बिल्कुल मैं एग्री नहीं, करता हूँ मुझे ये आपसे क्या कि नहीं सी मुझे ये एक और धारणा है जिसके बारे में मैं थोड़ा-सा अपोज़ करना चाहूँगा, बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट। मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी शादी पर बेस्ड है। मुझे लगता है सोसाइटी एक इंडिविजुअल के दूसरे इंडिविजुअल के साथ रिश्ते पर बेस्ड है। तुम और मैं शादीशुदा नहीं है। मतलब हम दोनों ने एक-दूसरे से शादी नहीं की है। बट वी कैन टॉक, वी कैन एग्री, वी कैन डिसएग्री, इट्स ओके। शादी करने से सोसाइटी के, अगर हम लोग कह सकते हैं कि किसी एक चीज़ पर प्रभाव पड़ता है, वो होता है बच्चे की अपब्रिंगिंग पर, राइट? एक बच्चे के लिए माँ-बाप होने चाहिए या कोई पैरेंटल फिगर होना चाहिए वगैरह। पर ये आर्गुमेंट भी इस्तेमाल होता है कई बार होमोसेक्सुअल लोगों के खिलाफ, कि तुम लोग हुँ, माँ-बाप नहीं दे सकते, तुम या तो माँ-माँ दे सकते हो, तो बाप-बाप दे सकते हो, इसलिए बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। शादी को हम लोगों को शादी एक ऑप्शन है लाइफ में, राइट? हुँ। मैं चाहूँ, ना चाहूँ, तुम चाहो, ना चाहो, ज़्यादातर लोग शादी करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शादी को एक ऑब्लिगेशन के रूप में प्रिस्क्राइब करना चाहिए और जस्टिफिकेशन ये देना चाहिए कि समाज टूट जाएगा। हुँ। अभी आप यूएस में जाएँगे, तो हुँ, यूएस के पॉडकास्ट के अंदर सबसे जो कॉमन क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे तो सूडो साइंस वगैरह रिलीजन की बात ज़्यादा होती है, पर वहाँ पे मैंने देखा है कि एक बंदा क्या पूछ रहा है एक लड़की से, "क्या आपके माँ-बाप अभी भी साथ हैं?" ये एक बहुत अजीब क्वेश्चन है कि क्या आपके माँ-बाप अभी भी साथ रहते हैं? ये कितना कॉमन हुँ, क्वेश्चन है वहाँ पे हुँ, कि और मोस्टली आप देखेंगे हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखेंगे कि एक बंदा कितना लोनली होता है। उसकी ब्रोकन लाइफ़ होती है, ब्रोकन हुँ, जॉब होती है, एकदम मतलब जॉब में शायद खुश है कि नहीं वो अलग बात है। और वाइफ कहीं है, बच्चे कहीं और है, तो वो बंदा जिएगा कैसे? उस बंदे को वो हैप्पीनेस मिलेगी कैसे? वो लाइफ मतलब वो बंदा सोचो थक के घर आ रहा है, तो वो ये देखता है कि घर के हर कॉर्नर खाली पड़े हुए हैं, कोई कॉफ़ी के लिए पूछने वाला नहीं है। इसी कारण ना ये जो सीन जब मैं इमेजिन करता हूँ खुद के ऊपर कि भाई मेरे साथ अगर ऐसा हुआ कल को, तो मैं डर जाता हूँ, कि कल हुँ, को हुँ, मैं हुँ, घ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता हूँ, ये तो मैं पहली बार पॉडकास्ट में कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लोनली बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे। मैं दोस्त होती भी नहीं है मेरी जल्दी दोस्ती क्योंकि हमारी जिस तरीके की जो सोच हो जाती है ना मतलब हुँ, 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 हमारा जो थॉट प्रोसेस जो होता है ना वो किसी से मैच जल्दी नहीं होता है। हुँ, तो बंदे सोचते हैं नर्ड है, इससे दूर रहो, इससे इसके से मतलब समझ रहे हो आप? मैं हुँ, बैठूँगा हुँ, तो साइंस की बातें करने लग जाऊँगा, मेरे से होगी नहीं। तो अकेलापन जो होता है ना वो मैं देखता हूँ और इमेजिन करता हूँ कि क्या अगले 20-30 साल जो मैं ज़िंदगी जीऊँगा, 40 साल जो भी जीऊँगा, मैं वैसे जी पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा? वो मैं सोच के डर जाता हूँ। इसी कारण मुझे लगता है कि जिसको शादी करनी है करे, अगर वो लोनलीनेस से लड़ पाता है उसके साथ है वो खुश कि हाँ भाई मैं जैसे आप हो, आप आपने आपसे मैंने यही क्वेश्चन पहले पूछा कि आप हुँ। लोनली तो नहीं हो, अकेले तो नहीं हो? तो आपने बोला नहीं। तो इसी कारण आपके लिए बिल्कुल ठीक है, आप नहीं नहीं, करेंगे और मैं इसमें चाहता भी ये हूँ। भी है ना कि हमारे पास एक फैमिली स्ट्रक्चर का आइडिया है। उस फैमिली स्ट्रक्चर में एक आदमी है जो बाहर जाता है, काम करता है, लौट के आता है, घर पे कोई उसको कॉफ़ी के लिए पूछने वाला होता है, जो एग्ज़ाम्पल आपने यूज़ किया। पर ये भी मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है उस आदमी को अपनी कॉफ़ी खुद बनाना अच्छा लगता हो। हो सकता है वो बाहर से कॉफ़ी पी के आया हो सकता है एक हुँ, औरत अपने घर आए और उसका हस्बैंड उसके लिए कॉफ़ी बना के वेट कर रहा हो। ये जो स्ट्रक्चर है ना सॉलिडिफाइड हमारे मन में,
ये भी एक प्रॉब्लम का सोर्स है क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमें लोनली बना देता है। हमें इमेजिन नहीं करने देता है एक ऐसी लाइफ़ जहाँ पे हम अकेले होते हुए भी खुश हो सकते हैं। और ये हो सकता है, हुँ, डेफ़िनिटली हो सकता है, बहुत से लोग हैं ऐसे। हुँ। चलो फिर बात शुरू करते हैं आपके हुँ, ऊपर। अभी पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा था मैं। आप अच्छा कर एक रहे हो क्वेश्चन भाई। और पूछना एक क्वेश्चन और पूछना था आपसे। आपने एक हुँ, ना स्टोरी डाली थी आज से पता नहीं यार 1 महीना हो गया शायद, कि मैं हुँ, बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। एज़ अ क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फ़ील कर रहे थे। आप कह रहे थे यार मज़ा नहीं आ रहा है। आपने फिर थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह भी करे थे कि मैं किस तरीके से वीडियोज़ वगैरह डाला करूँगा। यूट्यूब पे या ऐसा कुछ इंस्टाग्राम पे? हाँ, यूट्यूब पे ही था। मतलब यूट्यूब पे अच्छा, स्टोरी अच्छा, हाँ, हाँ। स्टोरी हाँ। शायद आपने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, हुँ, मगर हुँ। दिख रहा था कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ से स्ट्रेस आ रहा था? लाइक मतलब क्या ऐसा कंटेंट क्रिएटर इंसान थक जाता है, बर्नआउट हो जाता है कि नहीं यार अब कुछ नए आइडियाज़ नहीं आ रहे या फिर मतलब होता है ना काम, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूँ। तो ये किस तरीके का स्ट्रेस था? मैं ये जानना चाहता हूँ और फिर आप कैसे डील करते हो इससे आप? ये आज से 1-2 महीने पहले की बात है? मेबी या पिछले साल की बात है? नहीं, पिछले साल की नहीं है, इतना तो हाँ, मैं पिछले जानता हूँ। साल का जो स्ट्रेस था वो कुछ और था। वो हमारे हुँ, हुँ। सरकार की वज़ह से आया था और एक सेंस ऑफ डेस्परेशन की वज़ह से आ रहा था। जो पिछले जो 2-3 महीने पहले की बात कर रहे हो वो ये था कि मैं जो लाइव स्ट्रीम करता हूँ, लाइव स्ट्रीम टेक्स अ लॉट ऑफ मुझे लोग कहते हैं कि तुम ये कर कैसे लेते हो? मुझे देख के स्ट्रेस हो रहा है, राइट? या और इट इज़ नॉट लाइक वन ऑफ द थिंग्स इज़ दैट देखना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है करने से। पर मैं फ्रस्ट्रेटेड इस बात से हो रहा था कि 3 साल बाद लाइव स्ट्रीम को 3 साल बाद करने के बाद भी हुँ, जो सवाल आते हैं लोगों से, वो एग्ज़ैक्ट सेम सवाल होते हैं। मतलब अगर वो कोई मुझे पूछे तुम्हारे लाइव स्ट्रीम पे क्या-क्या टॉपिक आते हैं, यू वुड थिंक कि 3 साल से लाइव स्ट्रीम कर रहा है, हज़ारों टॉपिक होंगे। असल में 10 टॉपिक हैं सिर्फ़। 10 लिटरली 10-15 के बीच में ही होंगे। और हर कोई वही फटा हुआ ढोल बजाता है, वही सड़े हुए आर्गुमेंट लाता है, जो सदियों पहले डिबंक हो चुके थे। उनको कितने तरीके से आदमी समझा सकता है बताओ, राइट? सो मैं उस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि विल इट बी बेटर हुँ, इफ लाइक मेरा जब मैंने शुरू किया था मेरा अप्रोच था ओके मैं शांत शिष्ट कंटेंट बनाऊंगा मैं कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा लोग सुनेंगे समझेंगे अपनी जिंदगी में खुद इस्तेमाल कर सकेंगे पर 3 साल आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस ये सब समझाने के बाद सवाल आज भी आते हैं सर मुझे घर के पीछे एक भूत दिखा मैं क्या करूं तेरे कूद पास जा उसके ऊपर क्या कूद जा उसके ऊपर। तो मैं वही सोच रहा था कि विल इट बी बेटर इफ आई हुँ, स्टॉप डूइंग अ लाइव स्ट्रीम एंड मैं बस अपने मैं स्टैंड अलोन वीडियोस बनाऊं और वो वीडियोस हों किसी एक कंटेंट क्रिएटर के आर्गुमेंट के बारे में क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अगर मैं आने वाले 5 साल 10 साल तक भी करूंगा तो भी ये सवाल आने बंद होंगे सो मेरे पास जो हुँ, दो चॉइसेस हैं वो ये हैं कि मैं हर हुँ, सैटरडे बैठूं और वही चीज बोलूं उन्हीं लोगों को उसी तरीके से या मैं लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दूं और मैं हुँ, वीडियोस बनाऊं और वीडियो में थोड़ी डाइवर्सिटी लाऊं अपने आप को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाऊं जो कि एक यूट्यूबर का कोर्स ऑफ लाइफ होता है पर उसी बीच हुआ ये कि इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ रेस्पॉन्स वीडियोस डाले रील के फॉर्मेट में हिंदी में और मेरा इंस्टाग्राम काफ़ी ब्लो अप कर गया और वहाँ से कुछ और यूट्यूब पे आए तो मैंने सोचा ये वाला जो फॉर्मेट है जहाँ पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ किसी फालतू आर्ग्यूमेंट पर ये अच्छा काम कर रहा है तो वो वाला जो फ्रस्ट्रेशन था वो काफ़ी हद तक दूर हो गया है पर अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग एक काफ़ी हेक्टिक होता है वीडियो बनाने से ज़्यादा हेक्टिक होता है तभी मैं डाउट कर रहा था कि जब आपको मैंने इन्विटेशन लिखा था और मैंने ये बोला था, आई नो क्योंकि मैंने आपके लाइव बहुत सारा कंटेंट आपका देखा है मैंने पहले और उसके बाद मैं समझा कि हाँ यार, ये नहीं पूछने वाला हूँ मैं क्योंकि इसके बाद तो गालियाँ ही पड़ेंगी मुझे मेमो भाई से। हाँ, तो ये एक्चुअली बहुत आई विश मोर जर्नलिस्ट आल्सो थॉट अबाउट इट। हुँ, अ, एक सवाल जो हर राइटर को सुनना पड़ता होगा कि आपको अपने आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं? नहीं बताऊँगा मैं। पहले तो आदमी बोलता है, "अरे! ये क्या सवाल है? आइडियाज़ तो आते रहते हैं" वगैरह। आजकल लोग हुँ, कुछ बना के बोलते हैं। नील गेमन ने कहा कि मेरे घर के पास एक दुकान है, मैं वहाँ से खरीद के लाता हूँ। लोग तंग आ चुके हैं। हर कोई एक पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन से एक ही सवाल पूछता है। तुम एथिस्ट हो? मैं समझ अच्छा रहा तुम हूँ। एथिस्ट कैसे बने? आप भगवान को क्यों नहीं मानते? मैं ये बात 5000 साल बाद बता चुका हूँ, 5000 बार बता चुका हूँ। कभी-कभी लगता है 5000 साल से बता रहा हूँ। पर आई विश मोर पीपल वुड पे अटेंशन टू डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन्स। ये मैं जानता हूँ तभी क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके जो ऑडियंस होगी जो इस पॉडकास्ट को देखने आएगी, वो जानती होगी कि यार अगर ये वही 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो तुरंत वो यहाँ से चली जाएगी, मुझे पता है। इसी कारण सोचा कि कुछ नया करना चाहिए। हुँ। आपको हेटफुल कमेंट्स वगैरह तो आते ही होंगे दबा के है ना भर के, नेगेटिव कमेंट्स, गालियाँ हुँ, पड़ती हुँ। है? हुँ। गालियाँ पड़ती हैं? नहीं मेरा तो आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा ना मेरा एक कमेंट पॉलिसी है।
कि इस प्रकार के कमेंट्स अलाउड नहीं है। ट्रांसफोबिया, कास्टिज़्म, सेक्सिज़्म अलाउड नहीं है। अपने धर्म की प्रशंसा करना, धर्म के बुक्स को कोट करना अलाउड नहीं है। किसी भी धर्म को गालियाँ देना भी अलाउड नहीं है। मैं आर्ग्यूमेंट्स पे फ़ोकस करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कमेंट स्पेस तू-तू मैं-मैं का स्पेस बन जाए। अगर तुमको मुझसे डिसएग्रीमेंट है तो लाइव स्ट्रीम पे आओ, मुझसे फेस टू फेस बात करो, पोलाइटली बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कमेंट्स में कौन डिबेट करता है यार? कमेंट्स में कोई आधे लोग तो विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं और जो लोग नहीं कर रहे होते हैं वो ऐसे आर्गुमेंट दे रहे होते हैं जो कि अगर तुम उसको उससे बात करने की कोशिश करो, जैसे हम लोग ये जो बातचीत अब तक की है ना 15 मिनट में, इफ इट वाज़ अ रिटन कन्वर्सेशन इट विल बी 300 कमेंट्स, राइट? सो उतना टाइम नहीं है मेरे पास। इफ आई रिप्लाई कमेंट्स देन आई विल बी डूइंग दैट द होल डे। तो मेरा ये रहता है कि गुड पॉइंट, लाइव स्ट्रीम पे आ जाओ, सैटरडे को बात करते हैं। सो मैं इस अप्रोच से काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लेता हूँ और जो बाकी तो है वो इंस्टाग्राम के फ़िल्टर सँभाल लेते हैं। ओके। विभा भाई, मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि मैं जितनी भी वेब सीरीज़ देखता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखता हूँ बाहर के, वेस्ट के, वो वहाँ बहुत ही ईज़िली ना मैं देखता हूँ रिलीजन और पॉलिटिक्स पे ना बोल लेते हैं और कैंसल नहीं हो पाते हैं। और सही दूसरी बात, चलो गालियाँ पड़ती होंगी वो अलग बात है, बट कैंसल नहीं होता है या फिर उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। अभी हुँ, आप देख रहे हैं कि अपने इंडिया में ये तो है ही, कॉमन है ही, रिलीजन पॉलिटिक्स के ऊपर आप ज़्यादा जोक्स नहीं मार सकते। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट बिल वगैरह कुछ आने वाला है। आपने अगर उसके बारे में सुना होगा, आपने एक स्टोरी भी डाली थी, एक यूट्यूब चैनल रिमूव भी हो गया जिसका 9 पॉइंट कुछ मिलियन सब्सक्राइबर था। हुँ। तो ऐसा कंटेंट क्रिएटर, ऐसा आर्टिस्ट, और आप क्या सोचते हैं? क्या लग रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्या हालत है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्या हालत है हमारे देश के अंदर अभी? अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ मतलब स्टैंड अप कॉमेडी तो दूर की बात है, जो प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, जो कि ओपिनियन भी नहीं दे रहे हैं, बस रिपोर्टाज कर रहे हैं। कोई गाँव गए, तुमने किसी की कंडीशन पर कोई रिपोर्ट बनाई, तुमने वो रिपोर्ट छापी, उसकी बेसिस पे कार्रवाई हो जाती है। फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान कितने रिपोर्टर्स को घसीट के जेल में डाला गया था और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था, इंक्लूडिंग मैनी वुमेन रिपोर्टर्स। एंड आई थिंक अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि दुनिया हमें डेमोक्रेटिक और फ्री स्पीच वाला समझती रहे, पर असल में हम वो बने। इनको लेबल्स में इंटरेस्ट है, हुँ, इनको एक्चुअल चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। हमको लोग डेमोक्रेसी बोलते रहे, बस ये काफ़ी है। चाहे हम लोग कितने भी अनडेमोक्रेटिक हो जाएँ, चाहे हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अकाउंट्स फ्रीज़ कर दें, चाहे हम सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को विदाउट सफिशिएंट एविडेंस मेजर लॉज़ के अंतर्गत जेल में डाल दें, चाहे हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट लाइक उमर खालिद को आई थिंक 3 साल हो गया उसको जेल में। 3 साल से थोड़ा होएगा। कम या थोड़ा ज़्यादा होगा। बट फॉर नो रीज़न, एब्सोल्यूटली नो रीज़न अंडर एन एंटी टेररिस्ट लॉ। ये सब करोगे और फिर दुनिया बोलेगी तुम लोग डिक्टेटोरियल बन रहे हो और फिर तुमको बुरा लगेगा। ये कैसे चलेगा? हालत अच्छी नहीं है। एंड आई होप दैट दिस इलेक्शन वी मैनेज टू करेक्ट द मिस्टेक दैट वी मेड एंड इवन इफ वी डोंट, जिनको बोलना है सच वो बोलते रहेंगे। जिनको नहीं बोलना तो है वो क्या तो मतलब दे कम फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल ट्रेडिशन ऑफ अपॉलजी। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? मतलब क्या किया जा सकता है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दिया जाए उन आर्टिस्ट को, उन लोगों को कि भाई आप बोलो खुल के? कुछ माहौल क्रिएट करने का कुछ कुछ तो स्टेप होगा ना, कुछ प्रैक्टिकल देखो चीज़। एक चीज़ ये है कि कुछ दिन पहले नसीरुद्दीन शाह और शबाना आज़मी सॉरी या उनका एक इंटरव्यू देख रहा था कि जब सामाजिक एनवायरनमेंट काफ़ी ऑप्रेसिव हो, उसके अंदर से बेहतरीन आर्ट निकलता है। अभी पिछले सालों में हमने जो कंटेंट क्रिएटर्स को राइज़ करते हुए देखा है, ये कंटेंट क्रिएटर्स एक ऐसे एनवायरनमेंट में राइज़ नहीं कर पाते जहाँ पे फ्रीडम आराम से मिल जाती थी, राइट? सो इन अ वे दिस इज़ गुड फॉर आर्ट एंड बिकॉज़ इट इज़ गुड फॉर आर्ट, इट इज़ गुड फॉर सोसाइटी आल्सो। व्हिच इज़ ऑब्वियसली नॉट टू से कि हमको जो ऑपरेसिव पावर्स हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए। व्हिच इज़ लाइक तुम्हारे घर में क्या बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम लगा है। हाँ, इसका पूरा क्रेडिट उस चोर को जाता है जो मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसे नहीं करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि ये सिचुएशन अभी जो है ना, ये एक बहुत बड़ा फ़िल्टर बनेगी, कि कौन जेनुइनली सोशल जस्टिस पर फ़ोकस करने वाला आर्टिस्ट हैं और कौन बस इसलिए घुसे थे क्योंकि उनको फ़ेमस बनना था, किसी स्क्रीन पर अपना थोड़ा दिखना था। ऐसे भी लोग हैं, हुँ, जो कि कंटेंट क्रिएटर बन गए, किसी हुँ। लिबरल कॉज़ के बारे में बात करके, पर जैसे ही एक ऐसा सामाजिक एनवायरनमेंट आया जहाँ पे कुछ ढंग का बोल कर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं, नहीं मैं तो मतलब मैं बस मैं प्रो गवर्नमेंट, प्रो पावरफुल कंटेंट बनाऊँगा। वो सेफ खेलना चाहते हैं। ये तो मैंने देखा हुँ, है कि सेफ खेलना हर कोई चाहता है। क्योंकि हुँ, हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बंदे के लिए कि भाई मैं 2 जोक मारूँ और रोटी आ जाए मेरे मेज़ पे, बस वो हुँ, चाहता है बंदा। उसके बाद वो हुँ। देखेगा। वो तो समझ भी सकता हूँ उनकी तरफ से कि हाँ भाई। आप आचार्य प्रशांत जी को जानते हैं?
मतलब उनका कुछ हाँ, कंटेंट वगैरह मतलब देखा है? मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे नहीं मुझे नहीं नहीं, नहीं, जानते। मतलब आपने यूट्यूब पे उनको देखा है, उनका कंटेंट देखा हाँ, होगा, हाँ, क्या मैंने उनको बोलते यूट्यूब पे हैं, देखा है। हाँ। किसके अराउंड हुँ। उनका टॉपिक मतलब जो कंटेंट होता है। हुँ, हुँ, एक हुँ। उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था ध्रुव राठी के साथ, बहुत पुराना है वो एक्चुअली में 1 डेढ़ साल हो गए। उसमें वो बता रहे हैं कि ध्रुव ध्रुव उनसे पूछता है कि अगर कोई इंसान है और उसके साथ उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? तो आचार्य प्रशांत जी ये कहते हैं कि गलती इसमें उस इंसान की है, जो विक्टिम है, उसी की गलती है और किसी और की गलती नहीं है। तेरे पे अत्याचार हो रहा है, तू उसको होने दे रहा है, तो उसमें तेरी गलती है। अब उनसे पूछा कि भाई जो सच होता है, ध्रुव ने पूछा कि सच मुझे जानना है, जिस सच की आप बात करते रहते हैं, मुझे वो सच जानना है, तो उस सच को मैं कैसे जानूँ? तो कहते हैं जब सच के बारे में तुम सोचना ही बंद कर दोगे, तो सच तुम्हें पता लग जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब बात है, मतलब समझ में नहीं आती, मेरे बिल्कुल एकदम बाउंस जाता है, मतलब बाउंसर हो जाता है ये पूरा। ठीक है? जलेबियाँ बना देते हैं, कहते हैं वो अर्पित भी बोलता है, अर्पित एक्सप्लेन जो है, उनका चैनल है, वो बोल रहे थे जलेबियाँ हुँ। बनाते हैं ये, हुँ, हुँ। इमरती बनाते हैं। तो अर्पित ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था आचार्य प्रशांत के बारे में। तो आपका क्या कहना है मतलब इस चीज़ के ऊपर? क्या मतलब ये डेफिनिशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी जमती है आपको? सही कर रहे हैं वो ऐसी चीज़ें प्रमोट करके क्योंकि ब काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो चुके हैं, तो यार मुझे समझना पड़ेगा, 40 मिलियन सब्सक्राइबर कम नहीं होते हैं। हाँ, तो ये है इसको हम मतलब देखो मैं डायरेक्टली आचार्य प्रशांत को ब्राह्मणवादी नहीं बोल रहा हूँ, पर हुँ, ब्राह्मणवाद होता क्या है? ब्राह्मणवाद होता क्या है? ब्राह्मणवाद होता है कि आप समाज का जो जातिवाद है, हुँ, उसको या तो प्रमोट करते हो या तो उसको प्रमोट करने वाले सिस्टम को लोगों को हेल्प करते हो। और उससे उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? जैसे कि अर्पित के वीडियो में पॉइंट आउट किया गया था, वो घुमा-फिरा के बात करते हैं, पर डायरेक्ट कभी अगर सवाल आए कास्ट के बारे में, कास्ट बेस्ड ऑपरेशन के बारे में या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के बारे में, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हुँ, मुझे याद है मैंने कुछ साल पहले किसी राइट विंग लिटरेचर फेस्टिवल का किसी को देखा था। वहाँ पे कोई बोल रहा था, कोई बूढ़ा आदमी था, वो भी अपर कास्ट सवर्ण था और बोल रहा था कि ये लेफ्ट वाले हमेशा सॉरो और सफरिंग पर क्यों फ़ोकस्ड रहते हैं? व्हाई कांट दे टॉक अबाउट जॉय? जैसे हमारे यहाँ होता है ना ये स्वामी दिसानंद, दाटानंद जो भी। हुँ, तो हुँ, ये सोच के देखने वाली बात है। समाज में सौरों पर कौन फ़ोकस नहीं करता? समाज में सौरों पर किसे फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो सौरों का या तो सोर्स है या वो जिसको सौरों आता नहीं है क्योंकि उसके हिस्से की सौरों कोई और ढो रहा है। राइट? तो इसी को हम लोग ब्राह्मणवाद कहते हैं। आचार्य प्रशांत अगर कास्ट सिस्टम के बारे में डायरेक्टली बात नहीं करी कास्ट सिस्टम के ऊपर बात करना सबसे बड़ा फ़िल्टर है। अगर मुझे कभी डाउट होता है ना ये आदमी सच में लिबरल है, सच में ओपन माइंडेड प्रोग्रेसिव है, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट जो भी समझने की, मैं कुछ नहीं देखता, मैं सिर्फ़ देखता हूँ उसका रिज़र्वेशन और कास्ट के बारे में ओपिनियन क्या है। अगर उसका ओपिनियन ये है कि कास्ट बेस्ड ऑपरेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है और रिज़र्वेशन उसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन है, ही इज़ गुड इन माय बुक। ही, शी, दे आर गुड इन माय बुक। पर आचार्य प्रशांत के बारे में ये फ़िल्टर मैं कभी अप्लाई नहीं कर पाया। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रैशनलिस्ट हैं, कि वो नास्तिक हैं, कि वो भगवान को मानते हैं, नहीं मानते, कि वो अंधविश्वास को प्रमोट जो लोग करते हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, नहीं बोलते। मैं बस हुँ। ये एक फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ और इस बेसिस पे मुझे ज़्यादातर उत्तर मिल जाते हैं। अगर आप अर्पित के जिस वीडियो की बात कर रहे हैं ना उसको देखेंगे, तो यही नतीजा सामने आएगा। तो ये स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? स्पिरिचुअलिटी कैसे आया? क्योंकि मैंने जावेद अख्तर और सद्गुरु का एक डिबेट देखा था, उसमें जावेद अख्तर ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, जिससे मैं आज भी एग्री करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी इज़ द डेब्रिस ऑफ रिलिजन। इज़ द डेब्रिस ऑफ रिलिजन। डेब्री हाँ, हाँ, हाँ। आपसे जानना है कि आप क्या सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में? क्या लगता है क्या इसकी कोई क्या पर्पस है इसका या फिर ये यूँ ही बना दिया गया है ताकि कूल लग सको क्योंकि रिलिजन अब ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहा, तो उसके पीछे छुप जाओ स्पिरिचुअलिटी के पीछे कि भाई मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं रिलिजियस नहीं हूँ भाई। मतलब क्या है ये? देखो, मुझे तो लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई आता है लाइव स्ट्रीम पर जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना चाहता है और मैं मुख्यतः 3 नतीजों पर पहुँचा हूँ। नंबर 1 किसी को नहीं पता स्पिरिचुअलिटी क्या है, हर कोई अपना डेफिनिशन देता है। अगर कोई रिलीजियस नहीं है और सिर्फ़ अ, मेडिटेट करता है, वो अपने आप को स्पिरिचुअल बोल सकता है। पर अगर कोई ऐसा है जो रिलीजियस है, वो भी अपने आप को स्पिरिचुअल बोल डालता है और ये आदमी उसको काट नहीं सकता। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कोई डेफिनेशन नहीं है, उस वर्ड को उठा के कोई भी कहीं भी चिपका देता है। तो मैं तो कोशिश ही नहीं करता डिफाइन करने की, जो आता है बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी को डिफेंड करने आया हूँ। मैं बोलता हूँ भैया तुम बताओ तुम्हारा डेफिनेशन क्या है? फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। नहीं तो मैं किसी ऐसे डेफिनेशन का डिबंक या रिस्पॉन्स दे दूँगा, जो कि उसकी होगी ही नहीं और फिर वो बोलेगा मैं तो बोल ही नहीं रहा था, राइट? पहली बात वो है। दूसरा ये है कि स्पिरिचुअलिटी एक एक्सक्यूज़ है। कई लोगों के केसेस में मैंने देखा है, जो ये रियलाइज़ करते हैं कि रिलिजन प्रॉब्लमैटिक है, पर अपने आप को रिलिजन से हटा नहीं पाते, या तो इसलिए क्योंकि उनका रिलिजन उनको बहुत प्रिविलेज देता है,
या तो इसलिए क्योंकि उनके रिलीजन उनकी ज़िंदगी में शांति और सॉलिस का एक सोर्स है। जो मैजॉरिटेरियन कम्युनिटी के लोग होते हैं किसी भी देश में, वो रिलीजन को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनको प्रिविलेज मिलता है, पावर मिलती है उससे, राइट? कम्युनिटी हुँ, एटसेट्रा। हुँ। और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के नहीं होते, जो मार्जिनलाइज़्ड होते हैं, वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उम्मीद की कोई सोर्स नहीं है। तो मैं उनको इतना ब्लेम नहीं करता। मैं जो प्रिविलेज के लिए पकड़ के रहते हैं, उनको ज़्यादा ब्लेम करता हूँ। और तीसरी बात ये है, इस गैप को काट देना, वेट, आई एम ट्राइंग टू फोकस। नहीं, नहीं, नहीं काटूँगा। मुझे लोगों को दिखाऊँगा, देखो मैंने विमो को शांत कर दिया। हाँ, सो हुँ, ये था कि जो स्पिरिचुअलिटी है, वो असल में जब कोई कहता है कि अपने आप की स्टडी है या अपने आप को समझना है, वो असल में कह क्या रहा होता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं हुँ। है कि अगर मैं अपने आप को स्पिरिचुअल नहीं कहता, तो मैं अपने आप को समझता नहीं या समझना नहीं चाहता या समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी जब कोई कहता है कि स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करना चाहिए, तो वो ये बोल रहा होता है कि साँस लेनी चाहिए। भैया वो सब लोग वैसे भी ले रहे हैं। तुम कुछ ख़ास ऑफ़र नहीं कर रहे हो उनको। वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो बेचा जाता है ना, वो इतना मंडेन और इतना नॉर्मल होता है टू द ह्यूमन एक्जिस्टेंस कि उसके बारे में बात करना ही बेकार है। मतलब अगर कोई स्पिरिचुअल नहीं है, तो भी वो एक तरह से स्पिरिचुअल है। सर्च फॉर मीनिंग इज़ स्पिरिचुअलिटी। हैविंग अ वे टू कंडक्ट योरसेल्फ अमंग पीपल इज़ स्पिरिचुअलिटी। ये सब उसी में आता है और सब के सब ये डेफिनिशन कहीं न कहीं अप्लाई कर चुके हैं। अभी ना नोरा फतेही आई थी बियर बाइसेप्स पे और एक उसने फेमिनिज़्म पे एक बात कह दी थी जिसका आपने रील्स शेयर किया था हुँ। स्टोरीज़ पे। मैं जानना चाहता हूँ ट्रू फेमिनिज़्म है क्या? ठीक है? फेमिनिज़्म है क्या? मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उसकी डेफिनिशन अलग बना बैठते हैं और उसके बाद फेमिनिस्ट से नफ़रत करने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हुँ, हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो कि कहते हैं देख वो फेमिनिस्ट आ रही भाई उससे बात नहीं करूँगा। हुँ। भाई डेट पे गया था वो फेमिनिस्ट निकली भाई उससे मैं बात नहीं करूँगा। भाई वो तो मेंस राइट वो राइट्स भाई मज़ाक नहीं कर रहा। यहाँ पे है ऐसा आई नो, आई माहौल नो, आई है। नो, आई नो, आई नो, आई नो। तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं जो फेमिनिज़्म को रेड फ्लैग समझते हैं, मैं उनको डेफ़िनेटली कहूँगा कि उन फेमिनिस्ट लड़कियों से दूर रहें। उन लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी ऐसे उल्लू के पट्टों से दूर रह के, राइट? दूसरी बात ये है, फेमिनिज़्म का मतलब है वो मूवमेंट जो कि एडवोकेट करती है कि औरतों और मर्दों का स्टेटस और अधिकार समाज में इक्वल हो और ये होने से मर्दों को भी फ़ायदे हैं और औरतों को भी फ़ायदे हैं। ज़्यादातर लड़के जो मेन्स राइट्स एक्टिविस्ट बने फिरते हैं, उनकी एक्चुअल दुश्मनी ना होनी चाहिए पेट्रियार्की से, पर वो अपने दुखों का कारण मानते हैं लड़कियों को। जब भी कोई कहता है कि फेमिनिस्ट की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, नहीं, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई क्योंकि बचपन से तुझे पेट्रियार्की में प्रोग्राम किया गया था और तू आज तक उसी के अंदर फँसा हुआ है। आई सिम्पैथाइज़ विथ यू क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ हुआ है। हम सबको बचपन से घटिया ट्रेनिंग दी जाती है। औरतों को एक प्रकार की नज़र से देखने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमें बताया जाता है कि हम प्राइमरी हैं और वो लोग सेकेंडरी हैं, जबकि ना इतिहास, ना रियलिटी, ना बायोलॉजी इसके ऊपर मतलब ऐसा कोई व्यू को सपोर्ट करती है। सो फेमिनिज्म का सिंपल मतलब है औरतों के लिए समाज में इक्वल राइट्स और अगर एक आदमी को समाज में अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, तो वही अधिकार एक औरत को भी होने चाहिए। दैट इज़ ऑल। के इसका मतलब गुड़ गोबर कर रखा है वेस्ट में, आपने देखा होगा। बहुत ज़्यादा हालत खराब बिल्कुल, कर रखी है। वहाँ एंड्रयू देखो वहाँ टेट पे एक और चीज़ है ना, तुम नोटिस करोगे कि जो ट्रांसफोबिया का स्ट्रेन इस समय भारत में आ रहा है ना ट्रांस लोगों के खिलाफ, वो काफ़ी हद तक इससे आ रहा इवेंजेलिकल, है। क्रिश्चियन, राइट विंग, अमेरिकन प्रोपेगेंडा से आ रहा है। हुँ, ऐसा नहीं कि भारत में चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, राइट? पर इस समय जो ऑनलाइन विरुलेंट स्ट्रेन स्प्रेड हो रहा है ना, ये काफ़ी हद तक अमेरिकन है। और मुझे लगता है कि एक ऐसा समाज जो कि हमारा समाज है, जहाँ पे श्योर डिस्क्रिमिनेशन एक्सिस्ट्स पर एक एक हद तक ये कहा जा सकता है कि उसको रिलिजियस सपोर्ट हासिल नहीं है। उस समाज में भी इस समय ये विरुलेंट स्ट्रेन ठूँस-ठूँस कर भरे जा रहे हैं और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हुँ। मुझे कोई बो क्योंकि मुझे वहाँ को मुझे रैंडम लोग बोले हैं कि अरे मैंने ये रील देखा उसमें बोला कि इवोल्यूशन गलत है। भाई तो इवोल्यूशन के बारे में रील देख के सीखेगा? रील्स आर द सोर्स ऑफ योर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। मैंने एक रील देखा उसमें लिखा था कि क्या सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि भगवान है। दैट्स योर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड यही रील्स इसी प्रकार की रील्स की वजह से एंटी फेमिनिस्ट सेंटिमेंट ये सो कॉल्ड मेंस राइट्स माचोइज्म इस प्रकार की दूसरी चीजें ये सब और ज्यादा स्प्रेड हो रही हैं इस समय। इट्स वेरी वरीइंग। इसी से मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या लगता है मतलब ऐसा सोसाइटी हम और डम्ब बनते जा रहे हैं? या फिर कुछ अकल आ रही है हमें? मतलब क्या डाउनफॉल ही हो रहा है पूरा नीचे की तरफ ही ग्राफ जा रहा है?
या फिर कुछ उम्मीद है कि हाँ, आने वाले समय में ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, सूडो साइंस है, जितनी आप बात भी कर रहे हैं कि बंदे रील से ही ज्ञान ले रहे हैं। तो ऐसा सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी कलेक्टिव इंटेलिजेंस जो है, वो कहाँ जा रही है? नहीं, मुझे लगता है उम्मीद है। मुझे लगता है उम्मीद है। इनफैक्ट प्रणव और मैं हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही बात कर रहे थे कि जब हमने शुरू किया था, उसका साइंस बेस्ड जो चैनल था, मैं अपने लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू करता था। तब से लेके अब तक हमने एक्चुअली काफ़ी चेंज देखा है। हमने देखा है कि दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं जो कि रैशनलिज़्म पे बात कर रहे हैं, साइंस स्प्रेड कर रहे हैं, मेरी बकवास को बात। डिबंक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे थैंक बहुत यू सारे सो हो मच। गए हैं। थैंक यू सो क्या? मच, थैंक यू सो मच। एग्ज़ैक्टली मेरी मैं बात कर तुम्हारे रहे थे। तुमको भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें डेफिनिटली। आई आई फील सो हैप्पी व्हेनेवर आई सी अ चैनल लाइक योर्स और समवन लाइक बायोशाला जो कि प्रॉपर मुझसे तो मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ भी नहीं मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ। बायोशाला एक प्रॉपर साइंस एजुकेटर गेटिंग इनटू साइंस एजुकेशन एंड डिबंकिंग नॉनसेंस ऑन इंटरनेट मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपने आप को निक फ्यूरी समझता हूँ। मैं तुम सबको असेंबल कर रहा हूँ और जब तुम लोग अवेंजर्स बन जाओगे ना तो मैं रिटायर हो जाऊँगा। मैं बैठ के उपन्यास लिखूँगा। अभी अभी अपना क्वेश्चन अब आंसर रेडी रखना आप। मैंने लॉजिकल अयाम भाई की एक वीडियो पे देखा था, आप लिख रहे थे कि तुम लोगों को रेडी करके मैं रिटायरमेंट का प्लान है और रिटायरमेंट के बाद मैं फिक्शन लिखने वाला हूँ। अभी उस पे मैं हाँ। आऊँगा, आपको तो पकड़ूँगा मैं अभी, रुको। आपने जिस दिन चैनल डिलीट किया या फिर आपने कंटेंट डालना बंद किया ना, मैं करूँगा सबको असेंबल और मैं कहूँगा भाई अब कोई नहीं डालेगा वीडियो, अब कोई नहीं नहीं आई डालेगा। डोंट थिंक मैं चैनल डिलीट करूँगा। हुँ, पर मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डाला ना मतलब जो मेरा बड़ा बर्स्ट आया पिछले कुछ महीनों में, उसकी वजह से मैंने देखा कई लोग उस प्रकार के कंटेंट बनना शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। तो अगर मैं वो आदमी बन पाया जिसको देखकर कुछ लोगों को कम से कम ये लगा कि यार ये भी एक मार्केट है। मतलब ये सोचो ना हम लोग ये समझ के बैठते हैं कि ये साइंस कंटेंट कोई नहीं देखेगा, सब धार्मिक कंटेंट देखना चाहता है। अगर वो सच होता, तो मेरे 2 महीने में 2 लाख फॉलोवर कैसे बढ़ते? और उस वजह से साइंस इज़ डोप का चैनल इतना बड़ा चैनल ग्रो कैसे करता? भगवान लोगों के के मन कारण। में हंगर है, लोग कचरा देखते हैं इंटरनेट पर और फिर उनके मन में आता है कि यार ये कचरा है, क्या करूँ? छोड़ इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। पर उनको दिखता है कोई इसको काउंटर कर रहा है, तो वो एक अच्छा कंटेंट स्ट्रीम है। अगर कोई सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहता है और उसको थोड़ी बहुत साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और एक रैशनल बेंट ऑफ माइंड है, उसको करना चाहिए। उसको करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए और लोगों को बोलना चाहिए इस बकवास पे हमको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक हुँ, राइटर हैं कोरी डॉक्टरोव, उन्होंने एक नॉवल लिखा था लिटिल ब्रदर करके। लिटिल ब्रदर वो जो जॉर्ज ऑरवेल का 1984 है ना बिग ब्रदर वाला, हुँ, 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 हुँ। उसका ऑपोज़िट था। उस ओके। वो था कि हाँ, बिग ब्रदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तुमको कंट्रोल करेगा, बट दैट डज़न्ट मीन यू डोंट हैव अ चॉइस। यू आर लिटिल ब्रदर, यू आल्सो हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, यू कैन टर्न इट अराउंड। यू कैन यूज़ इट ये अगेंस्ट बिग ब्रदर। दैट वाज़ द थीम ऑफ इट। नॉवल काफ़ी कूल है, पढ़ना डेफिनिटली मैं सारे यंग लोगों को रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए। बट दैट वाज़ द थीम। अगर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे समाज में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पावर। हुँ, ऐसा नहीं है कि इन बाबाओं को, इन मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडर्स को काउंटर करने वाले लोगों की कमी है, पर उन्हें डर लगता है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत पावर है, इसलिए वो नहीं करते हैं। और उसी मिथ को डिस्पेल करने की ज़रूरत है कि इनको डिबंक करने के लिए कोई ज़्यादा एजुकेशन लगता नहीं है। अगर एक आर्ट स्टूडेंट बैठ के साइंस पे वीडियो बना सकता है बेटर दैन दीज़ बाबा टाइप पीपल, देन जो साइंस में एजुकेटेड है वो तो डेफिनिटली मुझसे बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब मैंने आपको पहली बार देखा था शायद विमो के साथ ही देखा था और मैंने आपको सुना। मैंने विमो कहा मैं यार हूँ। इनके नहीं सॉरी प्रणव के साथ सॉरी, सॉरी थोड़ा-सा भूल गया मैं। प्रणव के साथ देखा था तो मैंने कहा यार क्या बात है यार! मैं अभी तक क्रिस्टोफर हिचेन्स और उनको देख रहा था बाहर के उनको। मैंने कहा इंडिया में भी हुँ, हुँ। ऐसे लोग हैं और मज़ाक नहीं कर रहा ये ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। मैं उस दिन फैन हो गया और आपको विश्वास नहीं होगा मैंने नोट्स में गया मैं अपने मोबाइल के और मैंने वहाँ लिखा पोटेंशियल गेस्ट फॉर फ्यूचर मतलब पॉडकास्ट के लिए मैंने लिस्ट बना रहा था और पहला नाम आपका था विमो और आज भी वो वहाँ पे हुँ। है। तो ये आज आपको पता है ये 7-8 महीने पुराना एक ड्रीम है मेरा जो आज पूरा हो रहा है। और मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू और सो मैं मच। बहुत ज़्यादा लकी महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूँ कि यार मेरे से नहीं हो जाती ये बात-वात, ये इंटेलेक्चुअल वाली बातें और ये जो लॉजिकल बातें होती हैं, बट आपके साथ बात करके लगा हाँ, मैं हूँ कुछ। मतलब बेसिकली तुमको लगा कि साला ये घोंचू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? मैं आपको देखता था आपके सारे लाइव वाइव जितने भी आप आते हो उसमें बहुत सीरियस रहते हो, ऐसे हेडफ़ोन लगा लोगे। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है?
नहीं वो तो मैं समझ गया, पर तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? तो मैंने कहा ये तो मुझे लगा ये आज भी ऐसे ही करेंगे, ये आएँगे और कहेंगे रवि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? नहीं, 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 मैं शुरू में मुझे नहीं काफ़ी स्टिल्टेड था। अगर ये अगर मत तुम मेरे पूछ। यूट्यूब अगर तुम मेरे सॉरी हाँ, आई लेट यू फिनिश, बट अगर तुम मेरे मेन चैनल पे जाओगे, मेरा फर्स्ट वीडियो देखोगे, तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था। तो तब से अब तक बोल कैमरे के सामने कम्फर्ट तो काफ़ी बढ़ा ही है। हाँ, बोलो क्या बोले थे? सॉरी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वही है आपकी एक आदत है ना, आपका क्वेश्चन क्या है? मैं बोला भाई आप कैसे हो? नहीं, नहीं वो मुझे नहीं पता, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? मुझे नहीं पता था इतना फन होगा आपके साथ बात करना यार, मुझे लगा बहुत ज़्यादा डीप बातें होंगी, इंटेलेक्चुअल बातें होंगी, हुई वो भी, पर हुँ, आपके हुँ। कारण मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, अभी लॉजिकल आयाम अच्छा, वाले भाई मतलब के साथ फन भी भी बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल, फन भी उम्मीद नहीं कर नहीं, रहे थे। नहीं, फर्स्ट ऑफ नहीं, ऑल मैं ये घोंचू कर सकता था, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? यार ऐसे बात करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ऐसा पॉडकास्ट करने का जो शो ये मैंने आइडिया लिया कि पॉडकास्ट करना है और क्योंकि लॉन्ग फॉर्म में ही ना एक अच्छी बात पहुँच पाती है। जैसे अब बायोशाला वाले भाई है जो अंकित भाई जिनके साथ मेरा पॉडकास्ट था, वो मुझे बता भी रहे थे कि जितने लंबे पॉडकास्ट होंगे ना उतना अच्छे तरीके से आप किसी जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला या कोई सूडो साइंस फैला उसको बता पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे कि उसके पीछे की है क्या, बात क्या हुँ, है, साइंस क्या है उसके हुँ, पीछे का। वो 1 हुँ, मिनट के रील में नहीं हो पाता है हुँ। ना? अभी आप देख ही सकते हैं कि अटेंशन स्पैन की हालत क्या हो गई है, कि 30 सेकंड के रील के अंदर भी आपको वेट फॉर इट का स्टिकर लगाना पड़ रहा है, कि भाई हाँ, वो बंदा सोच रहा है कि यार ये नहीं देख पाएगा भाई, इसको तो वेट फॉर इट ही देना पड़ेगा, सिग्नल देना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा। तो अटेंशन स्पैन इतना खराब हो चुका है। हुँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है फ्यूचर में है पॉडकास्ट का कोई सीन जब अटेंशन स्पैन मास लेवल पे इतना खराब कर देगा सबकी अटेंशन स्पैन को, ये जो शॉर्ट्स वगैरह कंटेंट वगैरह है, तो क्या ऐसे बंदे बचेंगे जो 1-1 घंटे 2-2 घंटे के पॉडकास्ट को कंज्यूम करना चाहेंगे, पसंद करेंगे? नहीं, मुझे लगता है हर चीज़ का सैचुरेशन पॉइंट तो आएगा डेफ़िनिटली। मतलब या तो मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट गायब ही हो जाएगा, राइट? इनफैक्ट पॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ी किस लिए? क्योंकि सारा कंटेंट शॉर्ट फॉर्म था और वो पॉडकास्ट अभी थोड़ा-सा डाउन टर्न में चल रहा है, पर उसका कारण पॉडकास्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कारण ये है कि स्पॉटिफ़ाई ने कुछ बुरे बिज़नेस डिसीज़न लिए थे। पॉडकास्टिंग विल कंटिन्यू, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट सुनने वालों की कमी नहीं है। मुझे हर हफ्ते कोई ना कोई बोलता है मैं आपके लाइव स्ट्रीम पे आ नहीं पाता हूँ, पर अगले दिन मॉर्निंग वॉक करते समय कान में ईयरफ़ोन लगा के बस सुनता हूँ, पॉडकास्ट के रूप में। और मैं पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म से भी अपलोड करता था कुछ हफ्ते पहले तक, आजकल बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ से कुछ इनकम होती नहीं है। सो पॉडकास्टिंग का डेफ़िनिटली फ्यूचर अच्छा है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वो सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट कर रहा है। पर उसके साथ ही साथ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का सबसे बड़ा चैंपियन था टिकटॉक, राइट? जो कि इंडिया में तो अभी है नहीं, पर अमेरिका में है और इंडिया में रील्स और शॉर्ट्स तो हैं ही। पर हुँ, टिकटॉक ने भी रियलाइज़ किया कि 60 सेकंड वाले वीडियो से काम बन नहीं रहा है। हुँ, टिकटॉक पे लोग 3-4 मिनट की वीडियोज़ डाल रहे हैं आजकल। रील्स ने 60 सेकंड से शुरू किया था, पर अब 90 सेकंड हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यूट्यूब शॉर्ट्स भी बहुत दिनों तक सिर्फ 60 सेकंड के नहीं रह पाएँगे। उनको भी कम से कम 3-4 मिनट का बनना होगा और एक बार बन गए मतलब आई थिंक 3-4 मिनट एक ऑप्टिमल लेंथ है, जहाँ पे एक बात कही, समझाई जा सकती है। 60 सेकंड में बस तुम थोड़ा नाच सकते हो और हुँ। क्या होगा? आप रील देखते हो? रील स्क्रॉल वगैरह करते हो? कभी हुआ है ऐसा कि हाँ, करता माइंडलेसली हूँ। माइंड इनफैक्ट मैं मा रील्स देखता हूँ पर मैं वो इतना टाइम कंज्यूमिंग और इतना डिस्ट्रैक्शनरी होता है कि मैंने तो अपना स्मार्टफ़ोन छोड़ ही दिया है। मैं आजकल इस फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ। देखा है मैंने, देखा है, देखा। हाँ, ओके, वो स्टोरी डाल रखी थी आपने। मेरा आप बिल्कुल स्मार्टफ़ोन है, मेरी तरह हो वहाँ पे यार। रखा हुआ है। मैं वहाँ पे जाके बीच-बीच में चेक करता हूँ, कहीं किसी ने मतलब व्हाट्सऐप पे कुछ भेजा है या नहीं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा आजकल। हाँ, अभी सिंगल हो ना इसी कारण। फिर बोलते वैसे जानू जब मैं डबल था, तब हाँ, मेरे पास ऐसे ही फ़ोन थे। तो अ, शायद मेरे अच्छे दिन लौटने वाले हैं। अभी तो स्मार्टफ़ोन होता है ना वीडियो कॉल करते हैं, जानू वीडियो कॉल करो ना। इट्स अनोइंग। तो वीडियो कॉल्स आर सो अनोइंग। हाँ, मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। बहुत अजीब मोस्टली तो आपको मतलब आपको नो ऑफेंस बट वो बाल बनाते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम देख के, हाँ यार, सही तो लग रहा हूँ ना, बिल्कुल, बिल्कुल। माइंडलेसली स्क्रॉलिंग आपने करी है कभी मतलब कि आपने की हो? तो मैं एक सीन हाँ, बताता हूँ कि बिल्कुल। ऐसा होता है, ये मैंने नोटिस किया है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने रील देखी, मान लो आपने 10 रील देखी, तो 10वें रील पे पहुँचने के बाद ना आप ये खुद से क्वेश्चन पूछना कि मैंने पहली रील में क्या देखा था? आपको याद हुँ, नहीं होगा, आपको हुँ, इसका 1% याद नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि फ्रैगमेंट बन रहे हैं मेमोरीज़ के और वो हुँ, भी आधे-अधूरे से जिसका कोई लेना-देना नहीं होगा, ब्रेन उसको प्रोसेस तक नहीं कर पाएगा। मतलब वो कचड़ा ही है पूरा एक तरीके से। हुँ, हुँ। ये मैंने नोटिस किया था और मैं इसलिए इंस्टाग्राम रील्स में देखता नहीं हूँ और मैं सोचा कि शायद क्या मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या और भी लोग हैं ऐसे?
तो आपके साथ हुआ है कभी, मतलब माइंडलेसली कर रहे हो और बिल्कुल, फिर याद आया, ओह यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे ये जो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है द सोशल डायलेमा, वो इसी बारे में तो है कि इन डिवाइसेज़ पे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको इनको डिज़ाइन जो कर रहे हैं ना, उनके प्रीवियस जॉब थे कैसीनो डिज़ाइन करते थे वो लोग, लास वेगास में। दीज़ आर पीपल हू आर डिज़ाइनिंग दीज़ ऐप्स टू बी एडिक्टिव। और या इनसे हमारे अटेंशन पे फ़र्क पड़ता है और कंपनीज़ इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं करती ख़ास क्योंकि उनको प्रॉफ़िट हो रहा है। हमारे आईबॉल्स मतलब वो एडवर्टाइज़र्स जो एड्स डालते हैं, वो एड्स को लोग देखेंगे और उससे कंपनीज़ को पैसा बनेगा। पर इससे हमारे समाज पर या तो देखो तुम मतलब एक रील तुम हँसोगे, दूसरे पे कुछ मतलब अट्रैक्टिव होगा, तीसरे पे गुस्सा, तुम्हारे इमोशनल स्पेक्ट्रम का भी बैंड बज रहा है। मतलब अटेंशन मेमोरी तो गई भाड़ में, पर तुम क्या फ़ील कर रहे हो, वो भी तुम ज़्यादा समय तक फ़ील नहीं कर पाते, राइट? एक किताब किस लिए इफ़ेक्टिव होती है? क्योंकि तुम 8-9 घंटे या अगर दिन में सिर्फ़ 1 घंटा पढ़ो तो 9 दिन तक, 10 दिन तक, कभी-कभी महीनों तक एक मोटी किताब को पढ़ के तुम एक सिंगल सेंटिमेंट के अंदर रहते हो। मैं एडवेंचर मोड में हूँ, मैं एक्सप्लोरेटरी मोड में हूँ, मैं हॉरर मोड में हूँ और तुम्हारा दिमाग उस इमोशन को ले पाता है अंदर, उसको प्रोसेस कर पाता है और उसकी वजह से उसको जो-जो सीखना होता है वो सीख पाता है। पर टेक्नोलॉजी ये जो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी है ये इतनी तेज़ी से हमारे दिमागों पर प्रभाव डालती है कि हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करने में ही असफल हो जाता है। इसके बारे में हुँ, 2 बुक्स हैं बेसिकली मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। एक है डीप वर्क जिसको लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। उन्होंने लिखा है कि आने वाले दिनों में वो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं बनेगा जो सबसे तेज़ स्क्रॉल कर पाता है, क्योंकि ये हर कोई कर सकता है, राइट? सक्सेसफुल वो बनेगा जो एक काम पर फ़ोकस करके 4 घंटे तक बैठ सकता है और ये करने हुँ, वाली क्षमता हमारे अंदर कम होती जा रही है सोशल मीडिया की वजह से। ट्विटर की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, एक हद तक यूट्यूब की वजह से भी, पर मैं यूट्यूब को इतना ज़्यादा दोषी नहीं मानूँगा क्योंकि यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी है, जैसे कि ये हुँ, पॉडकास्ट, हुँ, हुँ, राइट? हुँ, तुम समय बिता सकते हो एक कंटेंट के साथ, अब्ज़ॉर्ब करने की फुर्सत मिलती है तुम्हारे दिमाग को। और हुँ। दूसरी किताब है द शैलोज़ बाय निकोलस समथिंग आई फॉरगेट हिज़ नेम। कोई बात नहीं, मैं वो पिक्चर निकोलस डाल कार दूँगा यहाँ पे। निकोलस कार निकोलस ओके, कार ओके। जब निकोलस एडिटिंग होगी कार तो मैं ओके। हाँ, तो वो ने शैलोज़ इज़ अबाउट हाउ हमारे दिमाग दुनिया को प्रोसेस करने के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल करते हैं ना, वो अक्सर आती है हमारे टेक्नोलॉजी से। एक समय था मतलब हम लोग दिन को घंटों में हुँ, बाँटते हैं, राइट? और हमारे सोचने के तरीके भी एक बड़ी हद तक समय के अंदर बंधे हुए हैं, राइट? ये होना शुरू हुआ जब घड़ियाँ आई, उसके हुँ, बाद से। उससे पहले हुँ, नहीं होता था, उससे पहले पहर थे, दिन का पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा, चौथा वगैरह। हुँ, पर हुँ, घड़ियाँ आने के बाद हमारे दिन घंटों में बँट गए और हम घंटों के मोड में सोचते हैं। वैसे ही सोशल मीडिया की वजह से हमारा दुनिया को देखने का तरीका बदल गया है। एआई टेक्नोलॉजी अभी आई है, ये बुक काफ़ी एक्चुअली थोड़ी पुरानी है, पर इस बुक में एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं एआई बेस्ड चैटबॉट्स के, जो कि 1980s या 70s में भी यूज़ हो रहे थे। और उस समय मतलब तुम एक एआई चैटबॉट से बात कर रहे हो, पर तुम्हें लगता है तुम एक इंसान से बात कर रहे हो, राइट? क्योंकि इट्स वेरी गुड। उस समय लोग ये मानने लगते थे कि वो किसी इंसान से बात कर रहे हैं और ही वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड टू फाइंड कि जिसने उस टेक्नोलॉजी को बनाया था, हुँ, उसे भी लग रहा था कि वो किसी इंसान से बात कर रहा है। हमारे दिमाग इतने दुर्बल हैं कि वास्तविकता जैसी कोई चीज़, उनके बीच का पार्थक्य कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मुश्किल होता है। इसीलिए हमको बादलों में हुँ, भालू हुँ, दिखते शिप्स हैं, दिखे इसीलिए हमको हाँ, जो पैरेडोलिया होता है, प्लग में किसी की हुँ, शक्ल दिखती है। हमारा इमेजिनेशन हमें ओवर पावर कर डालता है, इसलिए हमें सजग रहना चाहिए कि कहीं हम उसी प्रकार के ट्रैप के अंदर पूरी तरह से फिर से गिरने तो नहीं जा रहे। बुक का नाम है द शैलोज़, वो सिर्फ़ इस बारे में नहीं है। अच्छी बुक है, डेफ़िनिटली रिकमेंड करूँगा। बिल्कुल। अ, आपने देखा होगा ये कुछ रील्स पे भी बंदे ऐसे हैं जो एप्पल का वो एक टेक आया है कुछ, हाँ, वो एप्पल विज़न लगाते प्रो। हैं। एक बंदे ने एआई गर्लफ्रेंड बना ली है, उसके साथ घूम रहा है पूरे दिन घूम रहा है। मतलब मैं ये सोचता हूँ, ये हँसने वाली बात नहीं है भाई, ये कितनी डरावनी बात है कि हमें अलग ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बनाती है, इमोशंस बनाते हैं।
हुँ। है ना? क्योंकि हम जिस तरीके की बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं किसी सामने वाले के साथ, वो शायद मैं नहीं मुझे नहीं पता, शायद डॉग्स कर सकते हैं, वो अलग बात है। बट हमारे हमारे हमें हमारी यूनिक क्वालिटी यही है। और अब हम उसको कहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, किसकी तरफ चैनलाइज़ कर रहे हैं? एक अजीब-सी चीज़ के मतलब ऊपर एआई, वर्चुअल जीएफ जो भी है। कुछ लोग शादियाँ कर रहे हैं। शादियाँ कर रहे हैं एआई से, आपने न्यूज़ वगैरह आप सुनते हैं तो। तो मुझे डर लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे बीवी नहीं मिलेगी भाई। मुझे मिलेगा भैया, पापा बोलेंगे ये ले मशीन एप्पल का लगा ले और ये इमेजिन कर ले तेरी होगी शादी। लेकिन सबसे अच्छी बात है वो डिवोर्स वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। उतारना ही तो होगा, अगर गाली अगर गलौज हो गया। रोबोट्स इमेजिन करो ना कि ऐसा समय आएगा जब हम रियलाइज़ करेंगे कि इंसानों और मशीनों में वैसे इफेक्टिवली कोई फ़र्क नहीं है और इंसानों के पास जो भी अधिकार हैं वो रोबोट्स के पास भी होने चाहिए और फिर उनको इक्वल दर्जा मिल जाता है और फिर तो डिवोर्स में प्रॉब्लम होगी। अरे यार! फिर तो मशीन तोड़नी पड़ेगी डायरेक्ट। फिर तुम्हारा लोकल लॉयर तुम्हें बचा नहीं पाएगा क्योंकि उस रोबोट की तरफ से जो लॉयर आएगा वो एप्पल कंपनी का लॉयर होगा। 100 लॉयर आएँगे उसकी तरफ से। तुम कम तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो। तुमने जो ओके मारा था इंस्टॉल करते समय उसमें लिखा था तुम डिवोर्स नहीं कर सकते। अरे कोई पढ़ता भी नहीं है वो है टर्म्स एंड आपने भी नहीं पढ़ा होगा आज तक, है ना? कभी नहीं पढ़ा होगा टर्म्स एंड कंडीशन? आई एग्री आई एग्री। उन्होंने मतलब मैंने देखा था, एक कंपनी ने एक्सपेरिमेंट भी किया था। उन्होंने बहुत बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन बनाया और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने 98-99% लोगों ने उस पे एग्री कर दिया कि हाँ भाई, बिना पढ़े। हुँ। और उसमें लिखा हुआ था कि आपका पहला बच्चा हमारा होगा। हम गोद ले लेंगे वो। अरे तो बाकायदा वो टर्म्स बोल एंड रहे हो एक एक केस था नॉर्मली जो बैंक का होता है ना इंश्योरेंस कंपनी का जो होता है कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा-सा था, राइट? हाँ, 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 हाँ। तो उन्होंने किसी ने बोला कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, उसने किया, तो उसने क्या किया, उसने उस फॉर्म को लिया, उस फॉर्म में एक्चुअली जो छोटे प्रिंट होते हैं, वहाँ पे 1-2 क्लॉज़ेज़ को चेंज कर दिया। उसमें लिखा है कि कंपनी मुझे पैसे देगी, वापस साइन करके भेज दिया। उन्होंने नहीं पढ़ा, हाँ, साइन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब बा पैसे मिलने की बात आई, तो इसने बोला कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिखा था और तुमने साइन भी किया था। वो लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने बोला नहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुमको देना पड़ेगा। ये यूके में किसी ने किया था, कंपनी के खिलाफ यूज़ कर लिया था इसको। ये हुआ था एक बार। हाँ, वैसे ये तो प्रैंक किया था मतलब कुछ लोगों ने हुँ। ताकि दिखा सके लोगों को कि भाई ये सीरियस सिचुएशन है, पढ़ा करो। 1-2 दिन लगा के पढ़ा करो। नहीं तो फर्स्ट बॉर्न देना पड़ेगा यार, दिक्कत आ जाएगी। हाँ, पता नहीं क्या माँग ले, किडनी दे दो अपनी, क्या माँग ले भाई वो? आपसे आपका यूट्यूब चैनल माँग ले। हाँ, अब से वो भी हम है। करेंगे स्ट्रीम, हैं? कर कर सारे केसेस के साथ तू तू डील कर अब। अच्छा, मूवीज़ वगैरह देखते हैं? मूवीज़ में इंटरेस्ट है? हाँ, किस टाइप की मूवीज़ देखते हैं आप? साइंस फिक्शन या फिर डिटेक्टिव मर्डर मिस्ट्रीज़। ओके, मतलब कोई मूवी आपके ध्यान में आ रही है अभी जो आपने रिसेंटली देखी हो या फिर जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो आपको? ये जो नाइव्स आउट थी ओके। जो मर्डर मिस्ट्री थी वो साइंस फिक्शन में अराइवल ओह! जो नाइ सच्ची में? वो टाइम हाँ, मशीन वाली जिसमें वो क्या टाइम मशीन लैंग्वेज वाली है, जो लैंग्वेज के ऊपर है। हाँ, सेमायर लैंग्वेज खुद वाली है थी कौन? और जो टाइम मशीन वाली थी वो थी कॉन्टैक्ट वो भी बहुत अच्छी है। ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। बेसिकली अगर अ, तुम मुझे एक साइंस फिक्शन फ़िल्म दोगे और मुझे बोलोगे इसमें एलियंस हैं और एक वुमन साइंटिस्ट है, तो मैं बोलूँगा आई एम ऑन। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ नहीं दोज़ आर ऑलवेज़ वेरी कूल फॉर सम रीज़न वो वुमन साइंटिस्ट मतलब क्यों? यू विल नोटिस कि हम लोग मतलब मुझे एक एक हद तक लगता है कि आदमियों ने अपने रेपुटेशन का कबाड़ा खुद ही कर लिया है। क्योंकि व्हेन यू से इट्स अ मेल साइंटिस्ट एंड देयर इज़ अ हीरो, द स्टोरी कैन गो एनीवेयर, राइट? इट कुड बी अ माचो थिंग, इट कुड बी ब्लो अप द एलियंस, उड़ा दो एलियंस को या हुँ, वायरस आ रहा है वगैरह-वगैरह। बट इफ इट्स अ वुमन इन मोस्ट केसेस एक एम्पैथेटिक अप्रोच होता है कि कोई समझने की कोशिश कर रहा है एलियंस की भाषा क्या है, एलियंस कहना क्या चाहते हैं, एलियंस ने जो वॉव! डायग्राम भेजा है इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर ज्यादा अटेंशन होता है। तो फॉर सम रीजन मेरे माइंड में एक बायस बन गया है कि इफ द मूवी हैज अ वुमन साइंटिस्ट इट्स गोइंग टू बी गुड बिकॉज मैंने आज तक जितनी भी देखी है सब बहुत अच्छी थी। अराइवल, कॉन्टैक्ट, एलियन थोड़ी अलग है बट देन अगेन रिप्ली वाज नॉट अ साइंटिस्ट, शी वाज मोर ऑफ अ सोल्जर काइंड ऑफ कैरेक्टर, बट या जो अराइवल मूवी थी, वो मुझे इसलिए पसंद आई थी कि उस उन्होंने थोड़ा साइंस का ध्यान रखा इसके अंदर, कि जो हुँ, एलियन होगा, उसका इवोल्यूशन अलग तरीके से हुआ होगा। उसके लिए लैंग्वेज अलग होगी, उसकी पॉलिटिक्स अलग होगी, उसकी सब कुछ अलग होगी। वो हुँ, ऐसा नहीं है कि भाई वो स्पेसशिप उतरेगा, उसको किसी स्पेस सूट की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। वो बंदा चिल मार रहा है, वो बंदा धरती पे आया ऐसा लगता है वो धरती के लिए ही बना था, गलत जगह पैदा हो गया था। लेकिन हुँ। यहाँ अराइवल में इनको ध्यान रखा कि वो अपने ही और उसमें अंग्रेज़ी रहेंगे। में बात कर रहा होता है।
हाँ, 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 लैंग्वेज भाई पता नहीं उसको उसने विकिपीडिया कर लिया भाई धरती पे कौन-कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ओके इंग्लिश, हिंदी बोली जाती है, अब मैं सीख के जाऊँगा। मतलब ध्यान रखा करो इन चीज़ों का, लेकिन अराइवल हुँ, में ध्यान रखा, वो अलग ही होते हैं क्रिएचर उनके हाथ-पैर अलग होते हैं, लैंग्वेज अलग होती है और ये सेमायर-वुल्फ हाइपोथेसिस पे थी मतलब बोला जाता है कि अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखो, तो आपकी जो रियलिटी को देखने का तरीका होता है, नज़रिया होता है, परसीव करने का, वो बदल जाता है। तो हुँ, उसमें वो थोड़ा साइंस फिक्शन आ गया कि वो टाइम में पीछे देख पा रही थी, उस हुँ। लैंग्वेज को सीखने के बाद, वो था। तो बॉलीवुड में कोई पसंद नहीं आती? बॉलीवुड बॉलीवुड में में? नहीं श्योर पसंद आती है। अभी रिसेंटली ये देखी लापता लेडीज़ यार कितना टाइम मिलता है आपको? क्या करते हो भाई? हैं? टाइम कैसे मिलता है आपको? लापता टाइम लेडी कैसे अरे कुछ मिलता है? दोस्त आए थे, बगल में एक सिनेमा हॉल में लगी थी, हम लोग चले गए। वाह यार! आप मतलब यार सिर्फ़ यूट्यूब यही करते हो मतलब आप यूट्यूब करते हो, राइटर हो बस और कुछ नहीं? हुँ, नहीं और कुछ नहीं। और खुश हो? हाँ, आमदनी अच्छी आती है? मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ, यहाँ के लिए काफ़ी है। अरे! फिर तो यार मुझे भी ज़्यादा होप मतलब मुझे 25,000 सब्सक्राइबर करने हैं बस। इसके बाद मैं खुश रह पाऊँगा। नहीं, नहीं, आई एम ऐसा कुछ प्रीटी श्योर यू विल गेट ईज़िली मोर देन दैट। जस्ट कंटिन्यू अ, डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, कीप योर कंटेंट मतलब क्या कैसे तुम्हारा जो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेट है, मैं हाँ, तुमको बताऊँ यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारे ऑडियंस के साथ तुम्हारा जो रिश्ता है वो। लाइव स्ट्रीम पे ही वो बहुत अच्छे से हो पाता है, क्योंकि लोग लिटरली तुमसे बात कर रहे हैं, राइट? पर अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो और तुम रेगुलर वीडियो डाल रहे हो और तुम ऑडियंस को नाम लेके रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो और उनसे बात करो, अच्छा तुम लोगों ने ये बोला था वगैरह, बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। 25,000 ये आराम से हो जाएँगे तुम्हारे। एथियस्ट वाले वीडियो पे गालियाँ हुँ। पड़ रही है किससे? एथियस्ट लोगों से। उनको सैटायर समझ नहीं आया। वो माँ-बहन की गालियाँ दे रहे हैं मुझे। वो माँ-बहन की गालियाँ दे रहे हैं। मैंने कहा भाई हाँ, तुम्हारी सैटायर एक साइड है हूँ भाई। इश्यू। मैं तुम्हारी साइड हूँ भाई। मैं उनको समझा रहा हूँ। उसका मैं सेकंड पार्ट भी ला रहा हूँ ताकि इनको समझ में आए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है? एक कंटेंट चीज़ है क्रिएशन पता है सैटायर पैराडॉक्स। सैटायर पैराडॉक्स एक होता है पता है? सो इसको पता है स्टीफन कोलबर्ट? नहीं यार आप बहुत अजीब वो जो एलियंस नाम ले रहे अमेरिकन हो आप। अमेरिकन टॉक शो होस्ट है। नहीं एक्चुअली मैं नहीं देखता मैं ये सब मतलब साइंस की अगर कोई चीज़ होती तो मैं समझ जाता। तो स्टीफन कोलबर्ट क्या करता था, कई साल तक उसके टॉक शो पे ही यूज्ड टू प्रिटेंड टू बी अ राइट विंगर। ओके, मतलब वो एक राइट विंगर होने का नाटक करता था, उसी स्टाइल में बात करता था वगैरह, बट वो जो चीज़ें कहता था, वो सैटायरिकल थी सब। वो अच्छा, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स थी। एक अच्छा। सर्वे हुआ कि लोगों को पूछा गया कि आपको स्टीफन कोलबर्ट कैसा लगता है? और उसमें पाया गया कि बहुत सारे राइट विंगर उसको पसंद करते थे। और वो बोला साला ये तो मैं चाहता नहीं था। इनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो सीधा हो गया उसके बाद। उसके बाद वो सीधी चीज़ें करने लगा। तो सैटायर पैराडॉक्स का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर तुम मूर्खता के खिलाफ सैटायर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मूर्खों को ये समझ में नहीं आएगा और वो तुम्हें अपना मान लेंगे। और तब तुम जो करना चाहते हो, उसका उल्टा तुम हासिल करोगे। तो ये सैटायर पैराडॉक्स है। मैं नहीं कह रहा तुम्हारे ऑडियंस मूर्ख हैं, पर नहीं, सैटायर नहीं। करते समय ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। मैं ये अज़्यूम कर रहा था कि मैंने अगर एथियस्ट को एक्सपोज़ किया और एथियस्ट को देखेंगे, तो एथियस्ट मैं मान के चलता हूँ कि उनका थोड़ा आईक्यू बेटर है उन लोगों से। मैं कोई हुँ, ऐसा हुँ। मैंने डाटा नहीं पढ़ा, बट उनका आईक्यू थोड़ा बेटर है और वो समझ जाएँगे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी हुँ। अच्छा होगा, तो वो समझ जाएँगे। लेकिन नहीं, यहाँ तो मुझे गालियाँ पड़ी और उसके बाद मैंने कहा चल ठीक है, कोई नहीं, नहीं दिक्कत नहीं है, गालियाँ एथिज़्म का इंटेलिजेंस के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। इट्स पॉसिबल टू बी स्टूपिड हाँ, व्हेन यू आर एन एथिस्ट, इट्स पॉसिबल टू बी स्मार्ट व्हेन यू आर रिलिजियस एंड वाइस वर्सा आल्सो। मैं एथियस्ट हूँ, तो आप हुँ, कहना क्या हुँ। चाहते हो? अरे मैं भी एथिस्ट हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ मैं समझदार हूँ। मैंने पता है एक मीम देखी थी, अभी यार प्लीज़ ऑफेंड मत हो जाना ये बात सुन के क्योंकि हाँ, आप ना एग्नोस्टिक हो, मैंने देखा है एग्नोस्टिक एथियस्ट हो आप, है ना? एग्नोस्टिक एथिस्ट हाँ। हाँ, तो एक ना मीम देखी थी, एग्नोस्टिक एथियस्ट हाँ, एग्नोस्टिक्स आर एथियस्ट विदाउट बॉल्स। हाँ, ये कोई इसका मत रिलिजियस आदमी बोलेगा। हाँ, वो उन्होंने बोला था कि भाई ये इनके बस की नहीं है मतलब, अरे भाई नहीं पता यार, आई डोंट नो। हुँ। वो सारा मुझे लिटरली में आपका बेटर पोज़ीशन लगता है कि यार ठीक है भाई और इवन कार्ल सेगन भी एग्नोस्टिक थे, मतलब वो कहते थे ओके नहीं नो इट्स अ प्रॉब्लम मोर भाई। डिफेंसिबल पोज़ीशन एज़ इन हुँ, हुँ। तुम एक चीज़ पर बैठे हो, एग्नोस्टिक एथिस्ट अगर हो तो तुमको कोई गिरा नहीं सकता। कोई बुक मेरे लिए पर्सनली मुझे रिकमेंड कर सकते हो जिससे मैं क्योंकि देखो एक तो पहले क्वेश्चन है मेरा कि आप फिक्शन बहुत ज़्यादा देखा है मैंने कि आपने रिकमेंड भी कर रही थी एक बार वीडियो में तो फिक्शन बहुत ज़्यादा था। हुँ। मुझे फिक्शन बोरिंग लगता है, सॉरी हुँ, हुँ। टू से क्योंकि नॉन फिक्शन मुझे ऐसा लगता है मुझे ब्रेनगैज़्म देता है, जब मैं नॉन हुँ, फिक्शन हुँ। पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे हर 10वीं लाइन में एक नई चीज़ पता चलती है और मैं कहता हूँ ओह माय गॉड! क्योंकि वो रियल वर्ल्ड भी होती है पहली बात तो वो रियल वर्ल्ड की चीज़ें होती हैं तो मुझे लगता है वॉव! ये तो मुझे पता नहीं था, ठीक है? हुँ। पर फिक्शन के अंदर एक स्टोरी होती है, तो
फ़िक्शन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मतलब ये स्टोरी तो है, इससे क्या रिलेट कर पाऊँगा मैं? तो फ़िक्शन में ऐसा क्या अच्छा लगता है आपको जो आप फ़िक्शन को ज़्यादा पढ़ते हो? आपको क्या लगता है कि फ़िक्शन पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं? देखो, हम लोग आज के कन्वर्सेशन में ही 3-4 बार ह्यूमन इमेजिनेशन की बात कर चुके हैं, राइट? छोड़ देते हैं। ह्यूमन इमेजिनेशन वो चीज़ है जहाँ से सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं, जहाँ से डेमोक्रेसी उत्पन्न हुई है, जहाँ से कैपिटलिज़्म, कम्युनिज़्म जितने भी आइडियोलॉजीज़ हैं सब उत्पन्न हुई हैं। फ़िक्शन पढ़ने पे हुँ, समझ में आता है कि हमारी इमेजिनेशन काम कैसे करती है। और मैं जब फ़िक्शन की बात करता हूँ तो मैं साइंस फ़िक्शन और फ़ैंटेसी पसंद करता हूँ। यानी कि ऐसी कहानियाँ जहाँ पे भविष्य की बातें हो रही हो, सोसाइटी में चेंज की बात हो रही हो, वगैरह-वगैरह। मैंने यहाँ दीवार पे एक कोट लगा रखा है, "साइंस फिक्शन इज़ द फर्स्ट लिटरेचर दैट सेज़ टुमारो इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट देन यस्टरडे, इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट डिफरेंट।" वाह! तो मैं उम्मीद के लिए फ़िक्शन पढ़ता हूँ, क्योंकि नॉन फ़िक्शन पढ़ने पर ना तुमको समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके समाधान ह्यूमन इंटरैक्शन से आते हैं। और उस केस में तुमको ह्यूमैनिटीज़ हेल्प करती हैं। नॉन फ़िक्शन, नॉलेज वगैरह हेल्प नहीं करती। तुम स्टार वॉर्स या स्टार ट्रेक देखे हो? नहीं, मैं नहीं? देखी नहीं जाती मेरे से, ओके। मेरे से देखे नहीं जाते। सो स्टार वॉर्स में ना पता है स्टार वॉर्स तो देखा होगा? लूक मैं स्काईवॉकर, डार्थ वेडर। नहीं, मैं आपको अपना बताऊँगा बाद में कि मैं क्या देखता हूँ, अभी आप बताओ आप। ओके। तो मैं फ़िक्शन इसलिए कहता हूँ कि फ़िक्शन अगर तुम पढ़ोगे ना ये कभी एक्चुअली नोट किया गया था कि जो बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं उनमें रिलिजन के प्रति इतना ये नहीं होता है, मतलब अट्रैक्शन नहीं होता है। उसका कारण क्या है सोचो ना, उसका हुँ, कारण होता है कि अगर आदमी देख रहा है कि ओह वाओ! ये आदमी उड़ सकता है। ओह वाओ! ये ब्रह्मांड के बाहर से आया है। ओह वाओ! ये मतलब अपने हाथों से बिजली निकाल सकता है और फिर वो धर्म की किताबें पढ़ता है, बोलता है ये तो वही है। इनफैक्ट दैट वाज़ मोर एंटरटेनिंग, राइट? हुँ। तो जब तुम इमेजिनेशन के साथ इंटिमेटली एंगेज करते हो ना, तो वो चीज़ें जो कि इमेजिनेशन से उत्पन्न हुई थी सैकड़ों साल पहले, जो कि आज की स्टोरीज़ के कैलिबर की स्टोरीज़ नहीं हैं, उनको उनका जो कल्चरल इम्पैक्ट तुम्हारे मन पे पड़ता है, वो घट जाता है। और मुझे लगता है कि हम इस बात पे कई बार भारतीय नास्तिक कल्चर में इतनी बात नहीं करते, हमको लगता है वही साइंस और रैशनैलिटी हमको इससे निकाल देगा, वो काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि हमको लोगों को समझाना होगा कि इमेजिनेशन कैसे काम करती है। कई लोगों का तो धर्म सिर्फ़ इसलिए छूट जाता है जब उनको रियलाइज़ होता है कि ये बस कहानियाँ हैं। वो उनको हुँ, कहानियों से ज़्यादा कुछ सोच रहे थे। इसलिए क्योंकि उन्होंने सफिशिएंट कहानियाँ नहीं पढ़ी थी। मुझे लगता है कि अगर हम ज़्यादा लोगों को कहानियाँ पढ़ना, लिखना, एन्जॉय करना सिखाएँगे, तो हम इस प्रॉब्लम का एक हद तक कम से कम समाधान भी कर पाएँगे। मोस्टली मैं मूवीज़ ही देखता हूँ और मोस्टली ऐसी ही देखता हूँ जो जैसे प्रीडेस्टिनेशन हो गई, आपने देखी हो अगर टाइम में उसके ऊपर है हाँ, तो प्रीडेस्टिनेशन देखते प्रोडक्ट तो ये क्यों कह रहे थे कि फ़िक्शन नहीं देखता? ये सब फ़िक्शन ही नहीं, तो है। मैं देखता हूँ पर मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैंने ये बोला था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ठीक है, मैंने बस 1-2 फिलॉसफी पढ़ी मतलब फ़िक्शन पढ़ी थी और स्टार्ट भी की थी मैंने चेतन भगत से और उसके बाद मैं समझ गया कि भाई अभी नॉन इसीलिए छूट फ़िक्शन गया पढ़ के चेतन भगत इज़ नॉट वी शुड स्टार्ट। वो तो जब की बात है, जब मैं 12th क्लास में था ना, तब मुझे बच्चों मेरे दोस्त ने आया, कह रहा, "भाई बोर हो रहा है?" मैंने कहा, "हाँ भाई, ये पढ़।" मैंने कहा, "क्या है ये?" कह रहा, "हाफ गर्लफ्रेंड।" मैंने कहा, "ये क्या भाई आधा काट दिया क्या उसको?" "नहीं, नहीं, उसको पढ़ तो तू पूरा।" मैंने कहा, "ठीक है।" तो मैंने पढ़ा और मैंने पढ़ने के बाद मेरे जैसा जो टीनेज मतलब है मेरे अंदर का यार, जिसको अभी पहली बार पता चली है ये लव वगैरह, रोमांस वगैरह ये सब, उसको बहुत अच्छा लगा। और हुँ, बुक मँगवाई पापा से बोलकर, पढ़ाई-वढ़ाई मतलब करने लग गया। तो फिर मैंने देखा कि यार इससे सीख तो कुछ रहा ही नहीं मैं यार, मेरा तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो मैंने फिर उसके बाद नॉन फ़िक्शन स्टार्ट किया और फिर तभी मैं सोचा कि विमो भाई से मिलूँगा तो पूछूँगा भाई फ़िक्शन में ऐसा क्या धरा? लेकिन अब मैं पढ़ूँगा। तो अब हुँ। मुझे 3 फ़िक्शन जो आपने वो तो बताई थी, जो बुक आपने बताई थी अभी कुछ देर पहले, उसके अलावा कोई 3 बुक बताओ, जो मुझे पढ़नी चाहिए जिसके कारण मैं फ़िक्शन से प्यार कर बैठूँ। तो वो जो 2 बुक बताई थी वो नॉन फ़िक्शन थी, ठीक है? अच्छा वो नॉन फ़िक्शन थी? तो हाँ, वो नॉन फ़िक्शन थी। अच्छा सॉरी, मैं ध्यान नहीं रहा होगा। तो कोई नहीं मैं जब नॉन एडिट वो करूँगा देख लूँगा। तो फ़िक्शन में आई थिंक आई वुड रिकमेंड अगर तुमने कब ज़्यादातर पढ़ा नहीं है, देयर इज़ अ नॉवल बाय एड्रियन चाइकोव्स्की कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ टाइम, ओके। राइट? ये उपन्यास है और एक उपन्यास सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, बट अगर बाद की किताबें नहीं पढ़ते तो भी कोई बात नहीं, पर चिल्ड्रन ऑफ टाइम ज़रूर पढ़ो। हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा डेंस हो जाए, मतलब वो डिक्शनरी साइज़ की किताब है। तो अगर कुछ छोटा रिकमेंड करने जाऊँ तो समित बासु की एक नॉवल है, इंडियन नॉवल है, उसका नाम है चोज़न स्पिरिट्स या फिर द सिटी विद इन इसको कहा जाता है, उसका दूसरा नाम है किताब का। उसको उसको पिकअप करो।
मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जो फैंटेसी है, उसका नाम ओके। है द एडवेंचर्स ऑफ अमीना अल सिराफी। वो जो बचपन में ये याद है अलिफ लैला आती थी। हुँ। तो इमेजिन अलिफ लैला बट द मेन कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मैन इट्स एन ओल्ड वुमन। ओके, तो शी हैज़ एक्सपीरियंस, शी हैज़ अ क्रू, देयर आर पायरेट्स ऑन द सी, जादू है, हुँ, इंट्रिग है और बहुत सुंदर तरीके से लिखा भी गया है। ऑथर है शैनन चक्रवर्ती। ओके, और अ, सबसे सिंपल होगा पिकअप करना तुम्हारे लिए जो आर्टेमिस फाउल सीरीज़ है, ओवेन कॉल्फर की, उसकी पहली किताब पिकअप करो, अच्छी लगे तो दूसरी पिकअप करो। उसको पढ़ने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश में लिखा है और बहुत फ़नी भी है। उसकी कहानी है एक ओके। लड़के की, जो कि रियलाइज़ करता है कि परियों की दुनिया रियल है और फिर वो साइंटिफिक तरीके से दिमाग लगाता है वहाँ खुद पहुँचने की, क्योंकि इंसानों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती। उसका एक वॉव! बटलर होता है, जो कि उसका बॉडीगार्ड होता है और वो लड़का सिर्फ़ 10 साल का है और वो जीनियस है। आप ये बुक पिक कैसे करते हो? मतलब आप ऑनलाइन जाते हो या फिर मार्केट में जाते हो, उठाते तो हो और उसके बाद ये देखते सब हो? दुकान में जाता था, ऐसे ही घूमता था, पिकअप करता था, पढ़ता था पीछे वाले क्या लिखा हो, ये इंटरेस्टिंग लगता है, खरीद के लेता हूँ, बस वैसे ही। मैं तो प्राइस देख के देखता हूँ कि हाँ यार, ये तो अफोर्डेबल है, इसको उठा लेता हूँ। अभी नहीं अमेज़न मैं वगैरह पे हुँ, हाँ, नहीं अमेज़न पे आजकल तो अमेज़न से ले रहा हूँ और आजकल एक बड़ा सोर्स है यूट्यूब पे बुक रिव्यूज़ देखता हूँ लोगों से। अगर कोई कहता है कि कहता है इस बारे में, उस बारे में वगैरह-वगैरह तो पिकअप करता हूँ। या तो कोई किताबों के बारे में बात कर रहा होता है और बोलता है कि ये इस किताब में मेरी लाइफ़ बदल दी। मैं जाके चेक करता हूँ कहीं ये मेरे इंटरेस्ट की है या नहीं, अगर होती है तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। वॉव! तो कितना खर्चा आ जाता है बुक में आपका हर महीने? बहुत जाता है। मैं समझ मतलब सकता हूँ ये। जब मेरा फर्स्ट जॉब था, हुँ। मेरी सैलरी थी ₹18,000 और मैं मुंबई में रहता था, तो मेरे पिताजी को लगने लगा था कि मैं ड्रग्स कर रहा हूँ। फिर वो मेरे घर गए और उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिली, इतनी किताबें थी। फिर बोले, "हाँ, कम से कम ड्रग्स तो नहीं कर रहा है।" तो मेरे इनमें से बहुत सारी हुँ। किताबें तभी की हैं। मैं हर हफ्ते लगभग 2-3 किताबें खरीद के खत्म कर रहा था। मतलब मेरे घर में सीन ऐसा है क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, तो उनको लगता है इसने पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ दी। घर में इश्यू चल रहे थे कि भाई पढ़ाई क्यों नहीं करी आगे ये सब, ये सब। तो मैं अगर पॉर्न देखता हुआ पकड़ा गया ना, तो मैं बच जाऊँगा। पर मैं किताब देखता पकड़ा गया ना, मैं कभी नहीं पढ़ता उनके सामने। मैंने अपने पापा-मम्मी के सामने किताब नहीं उठाई कभी। मैं यहाँ पढ़ता हूँ अपने स्टूडियो में आराम से लाइट-वाइट जलाता हूँ, यहीं पढ़ता हूँ। नीचे अगर मेरे हाथ में किताब भी देख लेते हैं ना, वो डिलीवरी वाला आया हुआ है देखने, कहते हैं कहाँ खर्च हो रहे हैं पैसे ये? नीचे क्यों नहीं आ रहे पैसे? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और फ्यूचर में आपके साथ और पॉडकास्ट करेंगे जब जब मेरा ग्रो कर जाएगा चैनल, तब आप भी बोलोगे रवि भाई प्लीज़ भैया एक पॉडकास्ट कर लो मेरे साथ। मैं कहूँगा ओके मेमो कोई नहीं, आई विल गिव यू द अपॉर्च्युनिटी। नहीं तो बोलोगे नहीं पॉडकास्ट तो नहीं कर सकता, एक रील कर सकते हैं। उसमें भी फॉर्च्यूनेटली 10 तब सेक तक रील 1 घंटे के बनने लगेंगे। नहीं उसके बाद बोलूँगा उसमें 2 सेकंड का कैमियो होगा बस आपका। यार मुझे नहीं लगा था कि मेरे मैं कुछ अगर जो कुछ फ़नी बोलूँगा आप हँसोगे, आप ऐसे रहोगे। ये कब कहाँ पर बोलेगा आगे? क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन क्या है ये तो बोल ही नहीं रहा कुछ। लेकिन यहाँ मैं आपको हँसा यहाँ दिया, पे मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे शो तुम्हारा है, टाइम तुम माप रहे हो। लाइव स्ट्रीम पे मुझे टाइम नापना होता है कि किसी को ज़्यादा टाइम ना मिल जाए, कोई इधर-उधर की क्योंकि देखो लाइव स्ट्रीम को बाद में भी लोग देखते हैं ना, तो मैं नहीं चाहता कि देखते समय कोई स्किप करे। मैं चाहता हूँ कि हुँ, टू द पॉइंट रहे और जिस चीज़ मैं के तो लिए करता लोग हूँ। आए हैं वही मिले। इसीलिए मैं फ़ोकस मैं करता हूँ सिर्फ़ मैं तो करता हूँ सवाल मैं तो करता हूँ स्किप। स्किप तो मैं तो करता हूँ। आपका स्ट्रैटेजी फेल हो गया। तो हुँ, भैया बहुत अच्छा लगा। पता नहीं यार कैसा रहा कन्वर्सेशन पहली बार मैं बहुत सीख ही रहा हूँ अभी ये सब चीज़ें, ठीक है। थोड़ा-सा स्टैमर भी कर रहा था और कभी-कभी सोचने में भी टाइम लगता है कि मुझे बोलना क्या है क्योंकि आप बैठे थे। तो पता नहीं कैसी रही कन्वर्सेशन पर मुझे ज़रूर मज़ा अच्छी आया थी। आपके साथ बात अच्छी करके। थी एंड आई अपोलोजाइज़ ऑकेजनली फॉर इंटरप्टिंग यू क्योंकि मुझे लगता था कि सवाल हो चुका होता है और मैं जब बोलने लगता था फिर तुम्हारा नहीं, सवाल नहीं, शुरू नहीं, होता था। नहीं, नहीं, मैंने माफ़ नहीं किया आपको। तो चलो यार मिलते हैं, ठीक है? कभी और हुँ, फ्यूचर के अंदर पॉडकास्ट में और प्रणव भाई को भी लेके आएँगे, कहीं पे भी जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे और उनको म्यूट बिल्कुल। पे रखेंगे और उनको म्यूट पे रखेंगे। अरे बेचारे का चैनल हैक हो गया था 2 दिन पहले। हाँ, नहीं वो तो ठीक हो गया, मैंने देखा ठीक वो हो ठीक गया, हो हाँ। गया। आज मुझे मैसेज आया कांग्रेचुलेशन योर मेंबरशिप इज़ रिज्यूम्ड फॉर जो नया नाम था ना क्या तो माइक्रो हाँ, माइ माइक्रो वो स्ट्रैटेजी यू यूएस आर नाउ 20 अ मेंबर ऑफ वो आया मुझे मैसेज। मैं देख रहा हूँ प्रणव भाई यार क्रिप्टो करेंसी प्रमोट कर रहे हैं, पार्टी बदल लिए। अब साइंस इज़ नॉट डोप, अब करेंसी इज़ डोप। क्रिप्टो इज़ डोप। हाँ, क्रिप्टो इज़ डोप, मनी इज़ डोप। तो मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय-बाय, ध्यान रखो अपना और ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हँसते रहो और बहुत प्यारे इंसान हो आप, मुझे प्यार हो गया है आपसे, ठीक है? चलो बाय।
गुड नाइट। चलो, बाय-बाय। थैंक यू फॉर हैविंग गुड मी। बाय। ओह बाय।